जाइगैंटिक सॉर्ड अपग्रेड हो रही थी और जियांग फे की इकलौती ट्रांसपोर्ट छिन गई थी। 4 घंटे ज्यादा नहीं होते, लेकिन जियांग फे को यह वक्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे उन लोगों को ढूंढना था जो उसके पेरेंट्स को उठा ले गए थे। बिना किसी रास्ते के भटकने के बजाय जियांग फे ने शांत होकर अपना प्लान दोबारा सोचने का फैसला किया। 0541, क्या तुम्हारे पास मेरे पेरेंट्स की लोकेशन है? जियांग फे ने पूछा। मैं अभी भी उनके कोऑर्डिनेट्स ट्रैक कर रहा हूं। उन्हें बहुत फास्ट स्पीड से ले जाया जा रहा है। मैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पिनपॉइंट नहीं कर पा रहा हूं। जियांग फे ने उसी वक्त उनका पीछा नहीं किया क्योंकि उसकी स्पीड उतनी तेज नहीं थी। जिसने भी जियांग फे के पेरेंट्स को किडनैप किया था वो पक्का लेवल 4 से ज्यादा स्ट्रांग था। किंगोंग की गजब की मास्टरी के साथ वो आराम से बिल्डिंग से कूद सकते थे और जमीन पर किसी फास्ट ट्रेन से भी ज्यादा तेज ग्लाइड कर सकते थे। अगर जियांग फे अपनी तलवार निकालकर पीछा नहीं करता तो उस किडनैपर तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं था। पब्लिक में तलवार इस्तेमाल करने के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जुगे शंजन की आइडेंटिटी सबके सामने आ सकती थी। इससे जो कॉम्प्लिकेशंस खड़ी होती वो बहुत बड़ी थीं। अपने उस लेवल 5 मास्टर की प्रोटेक्शन के बिना जियांग फे बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता। उसके पास इतने सारे सीक्रेट्स और खजाने थे। उसके लिए खुद को बचाना ही बहुत मुश्किल हो जाता, पेरेंट्स को बचाना तो दूर की बात थी। अगर वो उस किडनैपर का पीछा कर भी लेता तो वो कर भी क्या सकता था? सामने वाला पक्का जियांग फे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अगर उसने बिना सोचे समझे कोई मूव लिया तो उसके पेरेंट्स को चोट पहुंच सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो खुद जियांग फे भी नहीं जानता था कि वो क्या कर बैठेगा। लोकेशन मिलते ही मुझे बताना, जियांग फे ने कहा। इतने बड़े एरिया को स्कैन करने और लगातार ट्रैकिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती थी। लेकिन जियांग फे को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। 4 घंटे बाद तलवार असली रूप में आ गई। दिखने में उसमें कोई खास बदलाव नहीं था, लेकिन अब होवरबोर्ड एक सिविलियन क्लास ट्रांसपोर्ट नहीं रह गया था। मुझे बताओ ये क्या कर सकती है? जियांग फे ने तलवार पर खड़े होकर पूछा। आर्मर पियर्सिंग कैनन की फायर पावर किसी इंटरमीडिएट लेवल 4 मेटा ह्यूमन के बराबर है, लेकिन हर शॉट को रिचार्ज होने में 1 मिनट लगता है। बीच में फायर करने पर एक बहुत बड़ा फेलियर होगा जिसकी वजह से भयानक एक्सप्लोजन हो सकता है। एनर्जी कैनन की फायर पावर बिगिनर लेवल 4 मेटा ह्यूमन के बराबर होगी। ये हर 5 सेकंड्स में एक राउंड फायर कर सकती है। हाई एनर्जी लेजर की फायर पावर सबसे ज्यादा है, जो एक लेवल 4 मेटा ह्यूमन की पिनिकल स्टेज के बराबर है। इसे रिचार्ज होने में 5 मिनट्स लगते हैं और हर शॉट की एक लिमिट है। ध्यान रखना कि हर शॉट के साथ पावर सप्लाई कम होगी। अपना एम्यूनेशन बचाकर रखना, 0541 ने कहा। ठीक है, मैं इसे ट्राई करने के लिए एक शॉट फायर करता हूं, जियांग फे ने पहाड़ों की गहराइयों में उड़ते हुए कहा। फायर करने से पहले उसने अच्छे से चेक कर लिया कि आसपास कोई न हो। वो फालतू का नुकसान और लोगों की नजरों से बचना चाहता था। जियांग फे ने सबसे पहले एनर्जी कैनन फायर की। तलवार की नोक से एक नीली रोशनी की बीम निकली और सीधी एक पहाड़ से जाकर टकराई। वहां 5 मीटर लंबा एक गहरा गड्ढा बन गया। जियांग फे ने एक और शॉट मारा। इस बार ये आर्मर पियर्सिंग कैनन थी। बिल्कुल वैसे ही तलवार की नोक से एक नीली रोशनी निकली। लेकिन जब वो लेजर पहाड़ से टकराई तो कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। वो किसी गर्म चाकू की तरह मक्खन को चीरते हुए सीधे आर पार निकल गई। वहां कोई आवाज नहीं हुई, बस कुछ पत्थर नीचे गिरे। एक बड़े गड्ढे के बजाय आर्मर पियर्सिंग कैनन ने 2 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा छेद कर दिया था। यहीं से जियांग फे को समझ आ गया कि आर्मर पियर्सिंग कैनन के सामने एनर्जी कैनन कितनी वीक थी। भले ही फायर पावर का फर्क बिगिनर और इंटरमीडिएट का था, लेकिन असल में ये कई गुना ज्यादा स्ट्रांग थी। कैप्टन, हाई एनर्जी लेजर बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी। इसे किसी भी रैंडम डायरेक्शन में फायर मत करना, वरना पास के मिलिट्री बेस की अटेंशन हमारी तरफ आ जाएगी। जियांग फे के तीसरा शॉट मारने से पहले ही 0541 ने चेतावनी दी। उस हाइपर कंप्रेस्ड लेजर में इतनी पावर थी कि उसे रेडार और सैटेलाइट पकड़ सकते थे। समझ गया? 0541 की वार्निंग के बाद जियांग फे ने हाई एनर्जी लेजर ट्राई करने का इरादा छोड़ दिया। फिर भी उसे तीनों वेपन्स का एक रफ आइडिया लग चुका था। भले ही उसने हाई एनर्जी लेजर की पावर नहीं देखी थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो आर्मर पियर्सिंग कैनन से कई गुना ज्यादा पावरफुल होगी। वो जो करने जा रहा था उसके लिए इतना ही काफी था। क्या तुमने मेरे पेरेंट्स को ट्रैक किया? अभी नहीं। टारगेट्स अभी भी हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, 0541 ने जवाब दिया। भाड़ में जाए सब, अगर मैं उस सुअर का पीछा नहीं कर सकता तो मैं सीधा उसके ठिकाने पर ही जाऊंगा, जियांग फे ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। वो अब सामने वाले की हालत खराब करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जियांग फे नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूमा और हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ गया। अपनी सुपरसोनिक स्पीड के बाद भी जियांग फे को माउंट हैंग की चोटी तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया था। उसके पेरेंट्स को अगवा हुए कई घंटे बीत चुके थे। जैसे ही वो माउंट हैंग की चोटी पर पहुंचा, सूरज निकल चुका था और उसकी रोशनी ने कुछ पल के लिए जियांग फे की आंखें चौंधिया दीं। मुझे सूरज से कोई नफरत नहीं है, लेकिन अभी नहीं। 0541 सेक्ट का एंट्रेंस स्कैन करो। यस सर। लोकेशन डिटेक्ट हो गई। 0541 के लिए यह काम बहुत आसान था, क्योंकि उसे कोई बहुत बड़ा एरिया स्कैन नहीं करना था।
सेक्ट में बहुत सारे लोग थे और 0541 को बस वो जगह ढूंढनी थी जहां ज्यादा स्ट्रांग फाइटर्स जमा थे। बढ़िया, मुझे वहां लेकर चलो, जियांग फे ने कहा। तलवार को ऑटो पायलट पर सेट कर दिया गया और जियांग फे एंट्रेंस से काफी दूर जमीन पर उतरा। उसने अपनी तलवार वापस रखी और पैदल ही सोरिंग क्लाउड सेक्ट के गेट की तरफ बढ़ने लगा। कौन है वहां? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जियांग फे अभी कुछ ही मीटर्स चला होगा कि 20-22 साल का एक लड़का जंगल से कूदकर उसके सामने आ गया। क्या ये सोरिंग क्लाउड सेक्ट है? जियांग फे ने पूछा। अरे, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, यहां सोरिंग क्लाउड सेक्ट में कैसे आना हुआ? लड़के ने तुरंत अपना टोन बदलते हुए कहा। पहले वो काफी कॉशियस और अलर्ट था, पर जब उसने जियांग फे के मुंह से सेक्ट का नाम सुना तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गया, क्योंकि सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट ही उनके बारे में जानते थे। वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट का महज एक गेट गार्डियन था। फिर भी वो बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स के सामने काफी कॉकी रहता था, क्योंकि वो नॉर्दर्न फैक्शन के सबसे स्ट्रांग सेक्ट का एक प्राउड डिसाइपल था। मैं यहां बात करने आया हूं, जियांग फे ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। वो अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि अगर वो जोर से बोला तो उसका गुस्सा उस पर हावी हो जाएगा। क्या तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कोई भी मुंह उठाकर सोरिंग क्लाउड सेक्ट में घुस सकता है? लड़के ने चिढ़ते हुए जीभ चटखाई। मेरा नाम जियांग फी है और मैं यहां ये तियानशुन से बात करने आया हूं। उसे बुलाओ, जियांग फे ने कड़क आवाज में कहा। वो पहले ही अपनी लिमिट पार करने वाला था। उसके अंदर का गुस्सा इतनी बुरी तरह उबल रहा था कि अगर इस बेवकूफ लड़के ने थोड़ी सी भी आग भड़काई तो जियांग फे उसका चेहरा नोच लेगा। पर वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उनके कब्जे में हैं। वो अभी कुछ भी गलत कदम नहीं उठा सकता था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू ग्रैंड एल्डर को उनके नाम से बुलाए? जियांग फे, मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। तू पक्का किसी सड़क छाप मुर्गियों के दड़बे से आया होगा, क्यों? सही कहा ना? क्या तू अपना दड़बा ढूंढ रहा है, छोटे चूजे? लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जैसे ही जियांग फे ने अपनी हॉस्टिलिटी दिखाई, उसने भी तुरंत उसी लहजे में जवाब दिया था। वो किसी भी ऐरे गहरे लड़के को अपने सेक्ट के ग्रैंड एल्डर की बेइज्जती करने नहीं दे सकता था। वो वैसे भी जियांग फे को अपने से नीचा समझ रहा था। जियांग फी का यूं सबके सामने ये तियानशुन का नाम लेना उसे पागल कर रहा था। कहीं और जाकर दफा हो, छोटे चूजे। शुक्र मना कि मुझे तेरे जैसे बच्चों को पीटने का कोई शौक नहीं है। थोड़ी तमीज सीख ले लड़के, वरना मैं तेरी टांगें काट दूंगा। फिर तेरा नाम जियांग फे यानी उड़ने वाला नहीं, जांगपा यानी जमीन पर रेंगने वाला हो जाएगा। ये जियांग फे नाम कुछ सुना सुना सा क्यों लग रहा है? लड़के ने अपने मन में सोचा। तेरा बकवास हो गया? जियांग फे ने उस लड़के की तरफ ऐसी बर्फीली नजरों से देखते हुए कहा जो पूरे समंदर को जमा सकती थी। जियांग फे का गुस्सा अब उसके सिर पर सवार था। उसके अंदर अपने एक्शंस को कंट्रोल करने का कोई लॉजिक नहीं बचा था। हा, क्या कहा? तुझे और बेइज्जती करवानी है? मैं चाहूं तो तुझे लगातार 3 दिन और 3 रात तक गालियां सुना सकता हूं। लड़का जोर से हंसा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो पहले ही अपनी हद पार कर चुका है। नॉर्दर्न फैक्शन के सबसे स्ट्रांग सेक्ट का हिस्सा होने के नाते उस लड़के को अपने सेक्ट के मेंबर्स के अलावा किसी और को इज्जत देने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। और ऊपर से जियांग फे जैसा एक छोटा बच्चा जो खुद उनके दरवाजे पर चला आया था, वो इतना छोटा था तो पक्का वीक ही होगा। इस बच्चे के सामने फालतू की तमीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या सच में यही तेरे आखिरी शब्द हैं? मरने से पहले कुछ और कहना है? जियांग फे ने पूरे टाइम अपने हाथ अपनी पॉकेट्स में डाल रखे थे, पर अब वो तैयार था। उसने उस लड़के को घूर कर देखा। उसके अंदर मौजूद किलिंग ऑरा और ब्लड लस्ट अब बेकाबू होकर बाहर फूटने लगे थे। वो घमंडी लड़का खुद में इतना चूर था कि उसने उस खतरनाक किलिंग इंटेंट को नोटिस ही नहीं किया जो जियांग फे गेट की तरफ आते वक्त अपने साथ ला रहा था। ये साफ था कि वो आदमी मार्शल आर्ट्स में बिल्कुल नया था। शायद इसीलिए उसे गेट्स गार्ड करने का काम दिया गया था। ऊपर से उसे हमेशा लगता था कि एक स्ट्रांग सेक्ट का होने की वजह से कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी खतरनाक नजर कभी नहीं देखी थी। थंडर पाम। जियांग फे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार वार किया और अपनी हथेली को फुल पावर से आगे धकेल दिया। एक पल में ही जियांग फे की हथेली साउंड बैरियर तोड़कर आगे निकली और एक जबरदस्त सोनिक बूम गूंज उठा। उसका अटैक वहीं नहीं रुका। अगले ही पल उसका हाथ सीधे उस आदमी के सीने पर जा लगा। बूम! वैम! वो लड़का सीधा खड़ा ही था कि उसका सीना अंदर धंस गया। जियांग फे के थंडर पाम का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि वो झटक पूरी बॉडी में फैलने से पहले ही जियांग फे की हथेली उसकी पसलियों को चीरती हुई सीधे उस लड़के के शरीर के आर पार निकल गई। अगले ही सेकंड वो इम्पैक्ट उस आदमी की पूरी बॉडी में दौड़ा और वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। सच कहा जाए तो जमीन पर गिरने से पहले ही वो आदमी मर चुका था। उसका सीना उसकी पीठ की तरफ से फटकर बाहर आ गया था। उसके लंग्स पिचक गए थे, दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और उसकी पसलियां कांच की तरह चकनाचूर हो गई थीं। वो आदमी पक्के तौर पर एक लेवल 2 बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट था। जियांग फे को थंडर पाम इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं थी। वो जियांग फे के नॉर्मल पंचेस से ही मारा जाता। जियांग फे बस एक बच्चा था, ये एक फैक्ट था।
उसे नहीं पता था कि अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हैं। उससे हाँ, टियान्यू या बाकी बड़ों की तरह अपने इमोशंस दबाकर रखने के लिए कहना किसी सुअर से क्वांटम फिजिक्स समझाने के लिए कहने जैसा था। जाहिर है, जब किसी की रगों में बेकाबू गुस्सा दौड़ रहा हो तो आप उससे रुकने की उम्मीद नहीं कर सकते, खासकर तब जब कोई बेवकूफ उससे बदतमीजी कर रहा हो। कुछ गड़बड़ है, कोई वहां हंगामा कर रहा है। उस वक्त गेट्स गार्ड करने वाला वो लड़का अकेला नहीं था। साफ था कि उस लड़के ने जियांग फे को जंगल से आते हुए देखा और सुना था, और गेट्स तक पहुंचने से पहले ही उसे रोकने का फैसला किया था। गेट्स पर और भी गार्ड्स तैनात थे। जब उन्होंने अपने एक साथी का सीना फटा हुआ देखा तो उनका यह सोचना बिल्कुल नेचुरल था कि जियांग फे वहां उन पर अटैक करने आया था। अब और शराफत नहीं, जियांग फे ने खुद से कहा और सीना तानकर सोरिंग क्लाउड सेक्ट की तरफ चल पड़ा। सेक्ट में घुसने की हिम्मत किसने की? जियांग फे ने एंट्रेंस पार ही किया था कि एक तेज आवाज गूंजी। उसने मुड़कर देखा कि पहाड़ों की तरफ से लोगों की एक बड़ी भीड़ उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी। उनमें से ज्यादातर मुश्किल से लेवल 2 फाइटर्स थे। जियांग फे ने जल्दी से नजर घुमाई और अंदाजा लगाया कि वहां 100 या उससे ज्यादा फाइटर्स होंगे। वहां 10 से ज्यादा लेवल 3 फाइटर्स थे और सिर्फ 3 से 4 लेवल 4 फाइटर्स थे। 0 5 4 1, वो 3 जो पीछे हैं उनके पावर लेवल्स क्या हैं? जियांग फे का असली पावर लेवल सिर्फ एक इंटरमीडिएट लेवल 3 का था। उसकी हिम्मत एक साथ एक से ज्यादा लेवल 4 फाइटर से लड़ने की नहीं थी। वहां 3 लेवल 4 फाइटर्स हैं, उनमें से 2 बिगिनर हैं और एक इंटरमीडिएट है। अपना नाम बता इंट्रूडर। क्या तू पागल हो गया है? तुझे पता भी है तू किससे पंगा ले रहा है? हम सोरिंग क्लाउड सेक्ट हैं। उन बिगिनर लेवल 4 फाइटर्स में से एक ने कहा। जियांग फे मुड़ा और गेट से बाहर आ गया। उसने अपनी पॉकेट से हाथ निकाले और बोलने वाले को घूर कर देखा। ये तियानशुन को बाहर बुलाओ, जियांग फी ने कहा। हैं? तुम कौन हो? उस बिगिनर लेवल 4 फाइटर ने कहा। वो जियांग फे के अंदर से निकल रहे उस भयानक किलिंग इंटेंट को देखकर घबरा गया था। उसे लगा कि जियांग फे बहुत छोटा था और उसके अंदर इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट हो ही नहीं सकता था। उस लड़के की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं था। उसने ग्रैंड एल्डर का नाम ऐसे लिया था जैसे उसके दिल में उनके लिए कोई इज्जत ही ना हो। ऐसा सिर्फ कोई स्ट्रांग इंसान ही कर सकता था, इसलिए ये लड़का पक्के तौर पर बहुत स्ट्रांग होगा। मेरा नाम जियांग फे है, मैं ये बस आखिरी बार बोल रहा हूं। ये तियानशुन को बाहर लाओ, जियांग फे ने कहा। उन सैकड़ों लेवल 2 फाइटर्स को समझ नहीं आया कि उनके सीनियर ने उस लड़के पर अटैक क्यों नहीं किया। सिर्फ उस लेवल 4 फाइटर को जियांग फे की असली पावर का अंदाजा था और उसने उसके खिलाफ कोई मूव लेने की हिम्मत नहीं की। वो बस अपना सिर हिला सका। जियांग फे नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा था। वो समझ गया कि जियांग फे इतना डोमिनेटिंग इसलिए था क्योंकि उसके पीछे उसके लेवल 5 मास्टर का हाथ था। जियांग फे, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ एक लेवल 5 मास्टर होने की वजह से तू कुछ भी कर सकता है? गलती साफ तौर पर तेरी है। तू बिना बुलाए यहां आया और ऊपर से तूने हमारे एक भाई को मार डाला। इस जुर्म की सजा तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। इंटरमीडिएट लेवल 4 फाइटर चिल्लाया। भले ही उसे पता था कि जियांग फे का एक लेवल 5 मास्टर है, फिर भी नॉर्दर्न फैक्शन के सबसे स्ट्रांग सेक्ट का मेंबर होने के नाते उसका अपना एक प्राइड था। सोरिंग क्लाउड सेक्ट कोई कमजोर सेक्ट नहीं था। वो किसी भी कीमत पर इस छोटे से बच्चे के सामने पीछे नहीं हटने वाला था। वो आदमी इसी लायक था। उसने शेर के पिंजरे में हाथ डाला था। अब जब शेर ने हाथ चबा लिया है तो रोने का कोई फायदा नहीं। बहुत हो गया, तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुमने ये तियानशुन को नहीं बुलाया तो मैं खुद उसे घसीटकर बाहर लाऊंगा, जियांग फे ने कहा। वो पहले ही अपनी लिमिट पार कर चुका था और अब वो दूसरी बार भी अपना पूरा जोर लगाने के लिए तैयार था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे सच में लगता है कि एक लेवल 5 मास्टर होने से तुझे कुछ भी करने का फ्री पास मिल गया है? उसी वक्त फाइटर्स का एक और ग्रुप पहाड़ से नीचे उतर कर आया। अलर्ट! लेवल 4 की पिनेकल स्टेज के एक फाइटर की प्रेजेंस डिटेक्ट हुई है। लोगों के उस ग्रुप को देखते ही 0541 ने तुरंत कहा। पहाड़ से नीचे उतरे उन सभी फाइटर्स में से जियांग फे ने सिर्फ एक को पहचाना। वो जाओ गैनमिंग था, जिससे वो हिडन ड्रैगन विलेज में स्किल बुक्स एक्सचेंज करते वक्त एक बार मिला था। वो एक बूढ़े आदमी के साथ चल रहा था और दोनों आपस में फुसफुसा रहे थे। ओए छोटे सुअर, क्या तूने ही ये जांगफा को मारा है? वो बूढ़ा आदमी अपना इंट्रोडक्शन दिए बिना ही जियांग फे की तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाया। उसने पास ही पड़े उस लड़के की डेड बॉडी की तरफ इशारा करना भी जरूरी नहीं समझा। बुढ़े सुअर, तू पक्का ये तियानशुन होगा। उस बूढ़े की झुर्रियों वाली उंगलियों को अपने चेहरे की तरफ उठता देख जियांग फे बिना किसी झिझक के गुर्राया। जो इकलौता इंसान उसके पास आकर बिना किसी सबूत के ऐसे इल्जाम लगा सकता था, वो पक्का ये जांगफा का बाप या दादा ही होगा। हा 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 हा। छोटे सुअर, आज इस तरह की घमंड भरी बातें करके तू पक्का अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुझे अभी इसी वक्त मार डालूंगा। ये तियानशुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो जोर से चिल्लाया। ये जांगफा के ये तियानशुन का बेटा होने की रूमर्स बकवास के सिवा कुछ नहीं थीं। उस बूढ़े ने कभी शादी नहीं की थी और उसका कोई भाई या बहन भी नहीं था। जाहिर है उसका कोई बेटा भी नहीं था।
वो लड़का ये ज़ांगफा बस एक अनाथ था जिसे उसने अपने बेटे की तरह गोद लिया था। अब जब उसने उस लड़के को खो दिया था जिसे उसने खुद अपने हाथों से पाला था, तो वो बूढ़ा पागल हो गया था। जिस पल ये ज़ांगफा की लाइफ प्लेट टूटी थी, ये तियानशुन ने आसमान से लेकर पाताल तक छान मारा था। ये ज़ांगफा एक आवारा लड़का था। वो बाई जोंगवे की तरह तमीज़दार नहीं था, इसलिए उसके हर मूव का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन से उसे पता चल गया कि ये ज़ांगफा जियांग फेई से निपटने के लिए सोरिंग क्लाउड सेक्ट के बाकी फाइटर्स को अपने साथ लेकर गया था। सच तो ये था कि उस रात जब फीनिक्स ने उन सबको मारा था, तो ये ज़ांगफा के साथ मौजूद बाकी सभी फाइटर्स की लाइफ प्लेट्स भी एक ही वक्त पर टूटी थीं। इसलिए इस पॉइंट पर आकर ये तियानशुन ने ये कंक्लूजन निकाल लिया था कि जियांग फेई ही असली कातिल था। वो आदमी बूढ़ा हो चला था और अब उस मुकाम पर था जहां उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। जब वो इकलौती चीज छिन गई जिसकी उसे परवाह थी, तो जिसने उसकी जान ली थी उस पर अपना गुस्सा निकालना बिल्कुल नेचुरल था। खुद को शांत रखिए। ये तियानशुन को जियांग फे पर पहला अटैक करते देख जाओ गनमिंग तुरंत बीच में आ गया और जियांग फे और ये तियानशुन के बीच में खड़ा हो गया। वहां और भी कई बुजुर्ग मौजूद थे। वो पक्का दूसरे सेक्ट्स के लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स थे। वो वहां हालात को बिगड़ने से बचाने और बीच बचाव करने आए थे। एल्डर, ये थोड़ा दिमाग से काम लीजिए। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये तियानशुन के पीछे से धीरे धीरे चलती हुई आई एक बूढ़ी औरत ने कहा। वो आक्वामून हेवनली पैलेस की एल्डर्स में से एक थी। वो यांगपो और यांगकिंग की मास्टर थी। जब वो जवान थी तो लोग उसकी खूबसूरती की वजह से उसे गॉडेस येहुआ बुलाते थे, लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई थी और लोग उसे ग्रैंडमदर येहुआ कहने लगे थे। मिसअंडरस्टैंडिंग? इस छोटे सुअर के अलावा मेरे ज़ांगफा को और कौन मार सकता है? ये तियानशुन गुस्से से दहाड़ा। उसने उसे शांत करने की कोशिश कर रहे लोगों से धक्का मुक्की करके कई बार जियांग फे पर हमला करने की कोशिश की थी। वो बूढ़े आदमी और औरतें या तो इंटरमीडिएट स्टेज पर थे या लेवल 4 की पिनिकल स्टेज पर। फिर भी वो अकेले ये तियानशुन को नहीं रोक पा रहे थे। अगर वो चाहता तो ये तियानशुन उसे रोकने वालों को आराम से चोट पहुंचा सकता था और सीधा जियांग फे पर अटैक कर सकता था। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो बाकी सभी सेक्ट लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स से उसकी दुश्मनी हो जाती। इसलिए जियांग फे पर अटैक करने की कोशिश करने के बावजूद भी वो पूरी तरह से अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा था। बुढ़े सुअर, अच्छा होगा तू अपना ये गंदा मुंह साफ कर ले। मुझे एक सुअर की बकवास चीखों के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जियांग फे ने जानबूझकर आग में घी डालते हुए कहा। एल्डर, ये शांत हो जाइए। याद रखिए आप कौन हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपके डिसाइपल्स और स्टूडेंट्स आपको इस हालत में देखें, है ना? और जहां तक तुम्हारी बात है, छोटे जियांग फे, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ। कुछ चीजें आसानी से भी सुलझाई जा सकती हैं। याद रखना, समझदार लोग बात करते हैं और बेवकूफ लड़ते हैं। जाओ गैंगमिंग ने ये तियानशुन से बात करने के बाद जियांग फी को किनारे खींचते हुए कहा। हाँ, उस बेवकूफ को देखो। यहां आकर उसने सबसे पहला काम मेरे एक आदमी को मारने का किया है। तुम उसके जैसे बच्चे से तमीज समझने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? पास ही पड़े अपने सेक्ट मेंबर की डेड बॉडी देखकर ये तियानशुन ने थोड़ा मॉरल स्टांस लेने की कोशिश की और जोर से दहाड़ा। उसने मेरे लिए हर तरह की मुसीबत खड़ी की है। वो इसी लायक था। मेरे पेरेंट्स को अभी छोड़ दो, वरना मैं आज सोरिंग क्लाउड सेक्ट को तबाह कर दूंगा, जियांग फे ने गुस्से में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग फे, तुम बकवास कर रहे हो। सोरिंग क्लाउड सेक्ट ने तुम्हारे पेरेंट्स को कब किडनैप किया? बल्कि तुमने ही खुलेआम हमारे पहाड़ों के गेट के बाहर सोरिंग क्लाउड सेक्ट के एक डिसाइपल को मारा है। तुम्हें क्या लगता है बस इतना कहकर कि हमारा फेलो डिसाइपल इसी लायक था, तुम अपने गुनाहों से बच जाओगे? उसी वक्त दो और लोग पहाड़ों से नीचे आए। कैप्टन, वो दोनों भी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट हैं जो लेवल 4 की पिनिकल स्टेज पर हैं, 0541 ने रिपोर्ट दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेक्ट लीडर मा शुआनटोंग भी इसमें शामिल होंगे। मुझे भी। लेफ्ट हैंड मैन जांग जोंगजिन भी आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे सोरिंग क्लाउड सेक्ट ने बिग एल्डर की मदद करने का फैसला कर लिया है। क्या सोरिंग क्लाउड सेक्ट खुलेआम किसी लेवल 5 पावर हाउस से लड़ने वाला है? पता नहीं, शायद उन्हें भी किसी का सपोर्ट मिला हुआ है। बाकी लोगों की बातचीत सुनकर जियांग फे को उन दो नए लोगों की आइडेंटिटी पता चल गई। लेवल 4 की पिनिकल स्टेज वाले वो दोनों मार्शल आर्टिस्ट्स सोरिंग क्लाउड सेक्ट के सेक्ट लीडर मा शुआनटोंग और लेफ्ट हैंड मैन जांग जोंगजिन थे। हो तो मानने वाले नहीं हो, जियांग फे ने तंज कसते हुए कहा। इसमें ना मानने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे कब्जे में हैं। आज मैं ज़ांगफा का बदला लूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। कल मैं तुम्हारे पेरेंट्स को काट डालूंगा और उनके सिरों से ज़ांगफा को श्रद्धांजलि दूंगा। ये तियानशुन पागलों की तरह हंसने लगा। अरे, मा शुआनटोंग को उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड एल्डर ये तियानशुन सबके सामने इस तरह खुद की पोल खोल देंगे। सच तो ये था कि उसे सच में नहीं पता था कि ये तियानशुन ने जियांग फे के पेरेंट्स को किडनैप किया है। इसीलिए उसने आते ही अपने डिसाइपल को मारने का इल्जाम जियांग फे पर लगाना शुरू कर दिया था। अब ये उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था। मा हुआनटोंग अपने मन ही मन ये तियानशुन को कोस रहा था। अगर तुमने सच में जियांग फे के पेरेंट्स को किडनैप किया भी था तो अभी सबके सामने मानने की क्या जरूरत थी?
आखिर यहाँ आसपास और भी कई मार्शल आर्टिस्ट्स मौजूद थे। अगर तुम खुलेआम ये मान लोगे कि तुमने 2 ऑर्डिनरी लोगों को किडनैप किया है और उन्हें काटने की बात भी कहोगे, तो बाकी सेक्ट सोरिंग क्लाउड सेक्ट को किस नज़र से देखेंगे? लेकिन इस वक्त ये तियानशुन अपने डिसाइपल को खोने के दर्द से गुजर रहा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जाहिर है वो गुस्से में कुछ भी कह सकता था। तुमने सुन लिया, मेरे पेरेंट्स को सच में सोरिंग क्लाउड सेक्ट ने ही किडनैप किया है। अब तुम इस बारे में क्या करने वाले हो? जियांग फेई ने मां शुआनटोंग को घूरते हुए पूछा। मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स वाले मामले को साइड में रखो, पहले मेरे डिसाइपल को मारने के बारे में बात करते हैं। मां हुआनटोंग एक पल के लिए झिझका, पर फिर भी उसने ये तियानशुन को सपोर्ट करने का फैसला किया। आखिर ये बूढ़ा आदमी लेवल 4 की पिनिकल स्टेज का मास्टर था। वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट का सबसे अहम पिलर था और इस मामले से सोरिंग क्लाउड सेक्ट की रेपुटेशन पर भी असर पड़ रहा था। इसलिए सेक्ट लीडर होने के नाते वो अभी झुक नहीं सकता था। भले ही जियांग फेई के पीछे एक लेवल 5 मास्टर का सपोर्ट था, लेकिन सोरिंग क्लाउड सेक्ट भी नॉर्थ का नंबर 1 सेक्ट था। उनके पास भी अपना खुद का सपोर्ट मौजूद था। इसलिए मां शुआनटोंग में अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बाकी था। हा, साइड में रखूं? मैं समझ गया, क्योंकि तुम्हारा बात सुलझाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं आज तुम्हारे इस घटिया सेक्ट को तबाह कर दूंगा। जियांग फेई जोर से हंसा। शांत हो जाओ दोस्तों, शांत हो जाओ। आराम से बात करो तो सारे मसले पक्का सुलझ सकते हैं। शांति और भाईचारा क्यों बिगाड़ना? जाओ ज्ञानमिंग जल्दी से आगे आया। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। भले ही जियांग फेई अकेला था, लेकिन हो सकता था कि लेवल 5 जुगे शंजन आसपास ही कहीं मौजूद हों। अगर वो सच में लड़ने लग गए तो नतीजा चाहे जो भी हो, नुकसान पूरी चाइना मार्शल आर्ट्स अलायंस का ही होना था। हाँ, इस लड़के ने सोरिंग क्लाउड सेक्ट के 7 डिसाइपल्स को मारा है। तुम्हें क्या लगता है हम इस बारे में आराम से बात कर सकते हैं? मां शुआनटोंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा। साफ था कि उसने अपनी लिस्ट में ये जांगफा और उसकी मदद करने वाले सोरिंग क्लाउड सेक्ट के उन 5 डिसाइपल्स को भी शामिल कर लिया था। सबको पता होना चाहिए कि ये जांगफा की मदद करने वालों में 3 लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट्स भी शामिल थे। कोई भी लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट किसी भी सेक्ट के लिए एक खजाने जैसा होता था। ये खजाने बिना किसी वजह के यूं ही मारे गए। तो भला मां शुआनटोंग जियांग फेई से नफरत क्यों न करता? रुकिए, सीनियर एमए, आप जो कह रहे हैं वो सच से बहुत दूर है। जहां तक मुझे पता है ये जांगफा और बाकी लोगों को भाई जियांग फी ने नहीं मारा है। उसी वक्त भीड़ में से कोई बाहर निकल कर आया। तुम कौन हो? मां शुआनटोंग हैरान था। वो इस आदमी को नहीं जानता था। आखिर इस बार जियांग फेई की तरफ से मामला शांत करने के लिए कई अलग अलग सेक्ट्स के लोग आए हुए थे। ये आदमी महज एक इंटरमीडिएट लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट था। मां शुआनटोंग को बस उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे उसका नाम याद नहीं था। सीनियर एमए, बड़े लोगों की याददाश्त सच में कमजोर होती है। मैं मियाओफेंग माउंटेन्स के ग्रीन विलो हाइट से माओ गोंगसुई हूं। माओ गोंगसुई ने खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा। आखिर लोग उसका नाम तक याद नहीं रख पा रहे थे। इससे उसकी इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही थी। ओह, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मां शुआनटोंग ने फॉर्मेलिटी के तौर पर कहा। जैसे ही उस इंसान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मां शुआनटोंग को वो याद आ गया। ग्रीन विलो हाइट्स भी नॉर्थ का एक जाना माना सेक्ट था। हालांकि उसे सोरिंग क्लाउड सेक्ट से कंपेयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन सेकेंड रेट सेक्ट्स में वो काफी आउटस्टैंडिंग था। सेक्ट लीडर डिंग टियांकिंग के अलावा वहां सगे भाइयों की एक जोड़ी थी, माओ गोंगसुई और लू गोंगडान। भले ही ये दोनों सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन वो जोड़ी में लड़ने में माहिर थे। अगर वो साथ मिलकर लड़ते तो एक एडवांस लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट भी उन्हें आसानी से नहीं हरा पाता। इसलिए मार्शल आर्टिस्ट कम्युनिटी में वो काफी फेमस थे। असल में माओ गोंगसुई के पास जियांग फेई का साथ देने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। वो हां तियान्यू का मास्टर था। भले ही हां तियान्यू उसका बेस्ट डिसाइपल नहीं था, लेकिन ग्रीन विलो हाइट्स को सारे रिसोर्सेज मांडा ग्रुप ही प्रोवाइड करता था और हां तियान्यू खुलकर जियांग फेई को सपोर्ट करता था। इसलिए हां तियान्यू का मास्टर होने के नाते वो अपने सामने चल रही इस सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकता था। ऊपर से हां तियान्यू ने ही उसे बताया था कि ये जांगफा और बाकी लोगों को जियांग फी ने नहीं मारा था। जूनियर माओ, क्या तुमने कहा कि हमारे डिसाइपल्स को जियांग फेई ने नहीं मारा है? क्या ये सच है? मां शुआनटोंग ने पूछा। पहले के सारे सबूत यही इशारा कर रहे थे कि उन्हें जियांग फेई ने ही मारा है। इसलिए सोरिंग क्लाउड सेक्ट की रेपुटेशन बचाने के लिए उसे जियांग फेई से हिसाब बराबर करना ही था, चाहे इसके लिए उसे किसी लेवल 5 पावर हाउस से ही क्यों न लड़ना पड़े। अगर सच में जियांग फेई ने ऐसा कुछ नहीं किया था तो वो किसी लेवल 5 पावर हाउस से पंगा लेने को तैयार नहीं था। आखिर जीत हो या हार, किसी भी बड़ी लड़ाई के बाद पूरे सोरिंग क्लाउड सेक्ट के पास बचने के लिए कुछ खास नहीं रह जाता। हो सीनियर एमए, पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूं, पर ऐसा लगता है कि आप लोगों ने शुरुआत से ही ये पक्का कर लिया था कि भाई जियांग फेई ने ही आपके डिसाइपल्स को मारा है। आप लोगों ने कभी उसे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। सही कहा ना? माओ गोंगसुई ने कहा। हम मां शुआनटोंग माओ गोंगसुई की बातें सुनकर सुन रह गया। इससे पहले उनकी नजरों में सारे सबूत पक्के थे और वो जियांग फेई को कुछ भी डिनाई करने का मौका नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका दिया ही नहीं। अब माओ गोंगसुई को सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि शायद उसने सच में बहुत जल्दबाजी कर दी थी। ठीक है,
मैं तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने का एक मौका देता हूं, मा शुआनटोंग ने जियांग फे से कहा। उसका टोन ऐसा था जैसे उसने जियांग फे पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। एक्सप्लेन? क्या एक्सप्लेन करूं? मैं असली कातिल को ही बाहर बुला लेता हूं। तुम लोग खुद उससे पूछ लेना कि उसने उस इडियट ये जांगफा को क्यों मारा। जियांग फे ने तंज कसा और फिर अपने ही नाखूनों से अपने हाथ पर एक खरोंच मार दी। जियांग फे की स्किन छिल गई और खून बाहर आने लगा। ठीक उसी वक्त एक सिल्वर रोशनी चमकी। थ्रम! अचानक सबके सामने हवा में से एक फिगर बाहर निकल कर आई। वो लेवल 5 मेटा ह्यूमन फीनिक्स थी। सीनियर, ये लोग आपको ढूंढ रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि आपने ये जांगफा को क्यों मारा। जियांग फे ने बाकी सबको इग्नोर करते हुए सीधे फीनिक्स से बात की। फीनिक्स हैरान थी। उसे नहीं पता था कि जियांग फे ने अचानक उसे सीनियर क्यों बुलाया, लेकिन उसे लगा कि शायद ये चाइना मार्शल आर्टिस्ट्स की कोई आदत होगी। यहां उम्र को परे रखकर हर कोई एक दूसरे को भाई या बहन ही समझता था और सब एक दूसरे को ऐसे ही बुलाते थे, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये जांगफा कौन है? फिनिक्स की मैंडरिन अब बेहतर हो चुकी थी। ये वही इडियट है जिसने उस दिन आपको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की थी, जियांग फे ने कहा। जब जियांग फी ने यह जांगफा का नाम लिया तो फिनिक्स का चेहरा उतर गया। अचानक उस एरिया का टेम्परेचर कुछ डिग्रीज नीचे गिर गया और ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। एक लेवल 5 पावर हाउस इतना ही पावरफुल होता था। उनके इमोशंस के हिसाब से तो वहां का मौसम तक बदल जाता था। स्वूश! एक टेरिफाइंग प्रेशर तुरंत पूरे एरिया में फैल गया। भले ही फिनिक्स को जियांग फे ने अभी अभी समन किया था, लेकिन सिचुएशन देखकर वो आसानी से समझ गई कि ये लोग जियांग फे के अगेंस्ट थे। ऊपर से जियांग फी ने कहा था कि ये लोग ये जांगफा के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए फिनिक्स ने साफ तौर पर इन लोगों को ये जांगफा का अकॉम्प्लिस मान लिया था। फिनिक्स ने अभी तक कोई हॉस्टाइल मूव नहीं लिया था, फिर भी वो एक लेवल 5 पावर हाउस थी। उसके इमोशंस चेंज होने की वजह से जो ट्रेमेंडस प्रेशर निकल रहा था उसे आसपास मौजूद हर कोई फील कर सकता था। उस मोमेंट पर लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट्स पहले ही डर से कांप रहे थे। किसी को नहीं पता था कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट और कितनी देर तक होल्ड ऑन कर पाएगा। अगर सोरिंग क्लाउड सेक्ट के वो सैकड़ों डिसाइपल्स उसके सामने घुटने टेक देते तो उनका सेक्ट एक बहुत बड़ा मजाक बनकर रह जाता। ये क्या हो रहा है? एक और लेवल 5 पावर हाउस? वहां प्रेजेंट सारे मार्शल आर्टिस्ट्स शॉक्ड थे। क्या जियांग फे को सपोर्ट करने वाला अकेला इंसान जुगे शांजन नहीं था? ये ब्लॉन्ड लड़की कौन है? मैंने अभी सुना कि उस लड़के जियांग फे ने इस यंग लड़की को सीनियर बुलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी जुगे शांजन की डिसाइपल हो? ये मार्शल आर्टिस्ट्स अपने अपने असम्पशंस लगाने लगे। चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए एक दूसरे को सीनियर या जूनियर बुलाना नॉर्मल था, लेकिन ये प्रिटी ब्लॉन्ड लड़की क्लियर तौर पर कोई चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट नहीं थी, इसलिए जियांग फे का उसे सीनियर बुलाना काफी इंटरेस्टिंग था। मा शुआनटोंग सच में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। वो अपने मरे हुए सोरिंग क्लाउड सेक्ट डिसाइपल का बदला लेना चाहता था और जियांग फे से हिसाब बराबर करना चाहता था। उसने प्रिडिक्ट किया था कि जियांग फे किसी लेवल 5 पावर हाउस से हेल्प मांगेगा, इसलिए वो इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड था। लेकिन भले ही जियांग फे ने सपोर्ट के लिए एक लेवल 5 पावर हाउस को बुला लिया था, पर ये वो लेवल 5 पावर हाउस नहीं थी जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, इसलिए इस सडन सिचुएशन ने उसका पूरा प्लान खराब कर दिया था। लीडर अब क्या करें? साइड में खड़े जांग जोंगजिन ने पूछा। प्लान पर टिके रहो। इस टाइम मा शुआनटोंग के पास कोई और चॉइस नहीं थी। ये सिचुएशन सच में उसकी एक्सपेक्टेशन से बाहर जा चुकी थी। लेकिन अगर उन्होंने प्लान के हिसाब से काम नहीं किया तो ये क्लियर था कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट आज सर्वाइव नहीं कर पाएगा। विसल! जांग जोंगजिन ने सीधा आसमान में एक विस्लिंग एरो छोड़ा। उसी टाइम सोरिंग क्लाउड सेक्ट का राइट हैंड मैन बाई शानडाओ पीछे बहुत दूर एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद एक सुनसान केव के एंट्रेंस के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ दिखा। ऑनर्ड एंसेस्टर, मैं सोरिंग क्लाउड सेक्ट का राइट हैंड मैन डिसाइपल बाई शानडाओ आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूं। बाई शानडाओ जितनी बार भी चिल्लाता वो 3 बार अपना सिर जमीन पर टेकता। लगातार 7 या 8 बार चिल्लाने के बाद केव के अंदर से एक आवाज आई, और कुछ मत कहो, मैं पहले ही उसकी प्रेजेंस फील कर सकता हूं। मैं इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। आपकी मेहरबानी के लिए थैंक यू एंसेस्टर। बाई शियांडाओ ने 3 बार और सिर टेका, फिर वो उठा और वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद बाई शियांडाओ माउंटेन गेट्स पर वापस आ गया। फिर उसने मा शुआनटोंग के कान में फुसफुसाकर कहा, एंसेस्टर इस मैटर को हैंडल करने के लिए मान गए हैं। मा शुआनटोंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहा था। ये सच था। सोरिंग क्लाउड सेक्ट नॉर्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्ट था, इसलिए उन्हें सपोर्ट करने वाला एक लेवल 5 पावर हाउस डेफिनेटली मौजूद था। भले ही सेक्ट लीडर होने के बावजूद मा शुआनटोंग ने खुद इस एंसेस्टर को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे पता था कि जब भी सेक्ट पर कोई क्राइसिस आएगा वो पक्का सामने आएंगे। उनके पास भी सपोर्ट के लिए एक लेवल 5 पावर हाउस मौजूद था। सिर्फ इसी वजह से मा शुआनटोंग ने जियांग फे के अगेंस्ट जाकर ये तियानशन का साथ देने की हिम्मत की थी, जबकि वो जानता था कि जियांग फे के पीछे भी एक लेवल 5 मास्टर खड़ा है। लेकिन अब यह मैटर मा शुआनटोंग की एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे बढ़ चुका था। जियांग फे ने जिस लेवल 5 पावर हाउस को बुलाया था वो उसका मास्टर जुगे शांजन नहीं था, बल्कि वो एक लेवल 5 पावर हाउस थी जिसे उसने अपनी सीनियर बुलाया था।
मार्क श्वानटोंग को पहले ही पसीने छूट रहे थे। कोई भी पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि जियांग फे के और भी कोई सीनियर्स थे या नहीं, लेकिन अगर उसके पास सपोर्ट में 2 लेवल 5 पावर हाउसेस हुए तो सोरिंग क्लाउड सेक्ट उसे वैसे भी डिफीट नहीं कर पाएगा। मार्क श्वानटोंग को क्लियर नहीं था कि लेवल 5 पावर हाउसेस को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से क्लासिफाई कैसे किया जाता था, लेकिन उसे पता था कि उसके सेक्ट के एंसेस्टर अभी कुछ टाइम पहले ही लेवल 5 में एडवांस हुए थे। शायद 100 साल से भी कम टाइम हुआ होगा। 100 साल का टाइम कोई छोटा पीरियड नहीं होता। लेकिन जब मार्क श्वानटोंग ने सोचा कि कैसे जियांग फे का जुगे शंजन नाम का मास्टर पहले ही एक लेवल 5 डिसाइपल को ट्रेन करने और बड़ा करने में कामयाब हो गया था, तो वो डर से कांपने लगा। मैंने सच में इस बार बहुत जल्दबाजी कर दी। मार्क श्वानटोंग लगातार अपने मन में खुद को ब्लेम कर रहा था। अगर उसका एंसेस्टर दुश्मन के सामने टिक नहीं पाया तो सोरिंग क्लाउड सेक्ट का गेम सच में ओवर हो जाएगा। सीनियर, ये लोग ये जांगफा के एल्डर्स हैं। ये जानना चाहते हैं कि ये जांगफा कैसे मरा। जियांग फी ने फिनिक्स से बात करते हुए ये तियानशुन और बाकी लोगों पर टॉन्ट मारा। हम मार्क श्वानटोंग और बाकी लोग इस बार बहुत एम्बैरेस्ड थे। उन्होंने जियांग फे की बातें साफ सुन ली थीं। वो सब के सब ये जांगफा से मरने की हद तक नफरत कर रहे थे। भले ही वो बहुत सारे इडियट्स से मिल चुके थे, लेकिन ये जांगफा जैसे इडियोटिक इंसान से वो लाइफ में पहली बार मिल रहे थे। उसने खुलेआम एक लेवल 5 पावर हाउस पर लाइन मारी थी। कोई भी सेन इंसान ऐसा क्यों करेगा? एक एब्सोल्यूट मोरॉन भी ऐसा मूव लेने की नहीं सोचेगा। सिर्फ सेक्स के लिए ये कहना कि वो उसका रेप करना चाहता था, ये बहुत ही बोल्ड और रिस्की एक्ट था। उस मोमेंट पर ये तियानशुन भी डम्बस्ट्रक रह गया था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जांगफा ऐसी कोई हरकत करेगा। वो खुलेआम सबको क्यों बताएगा कि वो एक लेवल 5 पावर हाउस का रेप करना चाहता था? अगर वो फकिंग सुइसाइड भी करना चाहता था तो उसके लिए और भी तरीके थे। वहां प्रेजेंट किसी ने भी जियांग फे की बातों पर डाउट नहीं किया, यहां तक कि ये तियानशुन ने भी नहीं। इसका रीजन सिंपल था। फीनिक्स जैसी लेवल 5 पावर हाउस किसी के साथ टीम अप करके झूठ नहीं बोलेगी। उसके जैसे लोगों के लिए लेवल 4 की पिनिकल स्टेज का एक मार्शल आर्टिस्ट कोई मायने नहीं रखता था। अगर उन्होंने किसी को मार दिया तो बस मार दिया। उन्हें झूठ बोलकर खुद को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तुम आ ही चुके हो तो छुप क्यों रहे हो? फीनिक्स ने अपनी नजरें उन लोगों पर घुमाईं और उन सबको इग्नोर कर दिया। उसके बजाय उसने मुड़कर हवा में देखते हुए ये बात कही। उसकी पूरी तरह से सफेद आंखें हवा में किसी चीज को लगातार स्टेयर कर रही थीं। मुझे पूरी सिचुएशन समझ आ चुकी है। भले ही वो मरे हुए डिसाइपल्स मेरे कंट्रोल में थे, लेकिन उन्होंने जो क्राइम्स किए हैं उनके लिए वो मौत से भी बदतर सजा डिजर्व करते हैं। मैं पूरे सोरिंग क्लाउड सेक्ट के बिहाफ पर तुमसे अपोलोजाइज करता हूं। क्योंकि मैं उनके साथ इनफ स्ट्रिक्ट नहीं रहा, इसलिए वो गलत रास्ते पर चले गए। सोरिंग क्लाउड सेक्ट अब इन डिसाइपल्स की मौत को लेकर कोई फर्दर एक्शन नहीं लेगा। और ये लड़का जो आज यहां ट्रबल क्रिएट करने आया है, मैं इसे भी जाने दूंगा। आसमान से एक आवाज आई। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे आवाज कुछ किलोमीटर्स दूर से आ रही हो, लेकिन जब वो आवाज रुक गई तो सबके सामने एक आदमी अपीयर हुआ। जियांग फे ने सामने आए उस ओल्ड मैन पर अपनी नजरें टिका दी और उसे इवैल्यूएट करने लगा। उस ओल्ड मैन में काफी पॉइज और ग्रेस था। वो किसी पड़ोसी दादाजी की तरह दिख रहा था। उसकी अपीयरेंस को जज करते हुए लग रहा था कि वो ओल्ड मैन शायद 80 या 90 साल का होगा। लेकिन जियांग फे जानता था कि एक बार मेटाह्यूमन्स लेवल 5 पर पहुंच जाएं तो उनके जीने की कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए वो श्योर नहीं था कि ये ओल्ड मैन असल में कितने साल का था। इससे पहले जब फीनिक्स हवा में बात कर रही थी तो 0541 ने उसे पहले ही वॉर्न कर दिया था। इसलिए जियांग फे बहुत अच्छे से जानता था कि ये ओल्ड मैन भी एक लेवल 5 पावर हाउस था। बहुत बढ़िया। सबसे बेस्ट यही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएं। फीनिक्स ने सिर हिलाया। क्योंकि वो ओल्ड मैन पोलाइट था, इसलिए एक फेलो लेवल 5 पावर हाउस होने के नाते उसे भी रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करना पड़ा। जियांग फे ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो उसके माथे पर लकीरें खिंच गईं, क्योंकि उन्होंने उसके पेरेंट्स के बारे में कोई बात ही नहीं की थी। तुम लोगों ने जो मेरे पेरेंट्स को किडनैप किया है उनका क्या? जियांग फे खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारी ये हिम्मत! सोरिंग क्लाउड सेक्ट के लेवल 5 के पावर हाउस ने जियांग फे को घूर कर देखा और उसकी आंखों से 2 ठंडी रोशनी सीधे उसकी तरफ छूटी। यहां तक कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट का लीडर मा श्वानटोंग भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। साफ था कि जियांग फे का अचानक बीच में बोलना एक लेवल 5 के पावर हाउस की बेइज्जती माना गया था। स्वूश 0541 अपनी काफी एनर्जी खर्च करके जियांग फे के लिए उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले कि अटैक उस तक पहुंचता, फीनिक्स ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और वो दोनों ठंडी रोशनी हवा में ही गायब हो गई। लड़के में अभी अक्ल कम है। उसकी इस हरकत के लिए मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उसके पेरेंट्स को किडनैप करने की बात का कोई जवाब जरूर देंगे। फीनिक्स ने सोरिंग क्लाउड सेक्ट के लेवल 5 के पावर हाउस से कहा। उसने जियांग फे की 2 बार मदद करने का वादा किया था। अब जब जियांग फे ने उसे बुलाने के लिए अपना एक मार्क इस्तेमाल कर लिया था तो उसे लाजमी तौर पर उसका साथ देना ही था। हो, नई पीढ़ी को अपने मसले खुद सुलझाने दो। अभी मुझे तुम्हारे साथ ड्यूएल करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। उस बूढ़े आदमी का मतलब बिल्कुल साफ था। अगर वो जीत गई तो उसकी बात मानी जाएगी।
अगर नहीं तो जियांग फे के पेरेंट्स के साथ क्या करना है ये तियनशुन तय करेगा। इतना कहकर वो बूढ़ा घूमा और बिजली की तरह आसमान में उड़ गया। भले ही वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट का एंसेस्टर था, लेकिन ये लेवल 5 का पावर हाउस कई सालों से दुनिया से कटकर रह रहा था, इसलिए उसने जियांग फे के उस सो कॉल्ड लेवल 5 मास्टर के बारे में कुछ नहीं सुना था। उसे लगा कि शायद फीनिक्स ही जियांग फे का सपोर्ट है। फीनिक्स की ताकत बिल्कुल उसके जैसी ही थी। चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट्स की कॉम्बैट पावर नेचुरली काफी स्ट्रांग होती थी, इसलिए वो बूढ़ा भले ही ये पूरे यकीन से नहीं कह सकता था कि वो फीनिक्स को हरा देगा, लेकिन वो उससे हारने भी नहीं वाला था। ऐसे में जियांग फे के सामने झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अब जब बात यहां तक पहुंच चुकी थी तो कौन सही और कौन गलत, इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया था। सोरिंग क्लाउड सेक्ट की रेपुटेशन सबसे ऊपर थी। अगर उन्होंने जियांग फे के साथ गलत किया भी था तो क्या? जो सबसे ताकतवर है उसी की बात आखिरी होती है। अगर वो लोग जियांग फे के पेरेंट्स को यूं ही जाने देते तो ऐसा लगता कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट कमजोर है और कोई भी उन्हें दबा सकता है। उनके खुद के डिसाइपल्स मारे गए थे और उल्टे वही माफी मांगते। बाकी सेक्ट्स उन्हें नीचा समझते। फिर वो नॉर्थ के टॉप सेक्ट होने का अपना रुतबा कैसे बनाए रखते? इसलिए भले ही वो लोग अभी मनमानी कर रहे थे, लेकिन सोरिंग क्लाउड सेक्ट को अपनी इज्जत हर हाल में बचानी थी। मैं अभी वापस आती हूं, मेरा यहीं इंतजार करना। जियांग फे से इतना कहकर फीनिक्स हवा में गायब हो गई। 0541 अपना फॉलोअप प्लान शुरू करो। जियांग फे भले ही अभी जवान था और उसमें एक्सपीरियंस की कमी थी, लेकिन अपने पेरेंट्स के किडनैप होने के बाद वो दिमागी तौर पर काफी मैच्योर हो चुका था। अब उसे इन बड़े सेक्ट से कोई लगाव नहीं रह गया था। यस कैप्टन, 0541 ने जवाब दिया। फिर जियांग फे का शरीर तेजी से धुंधला पड़ने लगा और उसकी असली जगह पर उसकी एक 3 डायमेंशनल इमेज रह गई। उस इमेज में जियांग फे पालथी मारकर जमीन पर बैठा हुआ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो आराम कर रहा हो। यहां तक कि उस इमेज से निकलने वाला ऑरा भी बिल्कुल जियांग फे के असली ऑरा जैसा ही था। सीधे शब्दों में कहें तो जब तक कोई उसे छूता नहीं, कोई ये पता नहीं लगा सकता था कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। वहां मौजूद सबका पूरा ध्यान उन दोनों लेवल 5 के पावर हाउसेस पर था, इसलिए किसी ने भी जियांग फे की तरफ ध्यान नहीं दिया। इनविजिबल होने के बाद वो चुपचाप सोरिंग क्लाउड सेक्ट से बाहर निकल गया। सोरिंग क्लाउड सेक्ट के माउंटेन गेट से दूर निकलने के बाद जियांग फे ने अपनी जाइगेंटिक सॉर्ड को समन किया। 0541 क्या तुमने मेरे पेरेंट्स की लोकेशन पता कर ली है? जियांग फे ने पूछा। हाँ, वो लोग मैंडा स्क्वायर से 300 किलोमीटर दूर एक मैनर के अंदर हैं। 0541 ने जियांग फे के सामने एक मैप प्रोजेक्ट किया। 0541 के दिए मैप में जियांग फे साफ देख सकता था कि उसके पेरेंट्स को कहां कैद करके रखा गया था। माउंट हैंग के मुकाबले वो जगह जियांग फे के घर के ज्यादा करीब थी। जियांग फे तो सोरिंग क्लाउड सेक्ट को ढूंढते हुए सीधा उड़कर माउंट हैंग चला गया था। भले ही उसके पेरेंट्स को किडनैप करने वाले वो सब लेवल 4 के मास्टर्स थे, लेकिन उनकी स्पीड जियांग फे जितनी तेज नहीं थी। चलो, जियांग फे ने पूरी ताकत के साथ अपनी जाइगेंटिक सॉर्ड को उस मैनर की तरफ मोड़ा। जियांग फे की पूरी फोर्स के साथ जिगैंटिक सॉर्ड ने बहुत ही जल्दी सोनिक बैरियर को तोड़ दिया। लगभग 40 मिनट के बाद वो उस मैनर के ठीक ऊपर पहुंच गया। चलो, अब प्लान के हिसाब से काम करते हैं, जियांग फे ने जूगे शांजन का आउटफिट सेट बाहर निकालते हुए कहा। मेकअप करने के बाद जियांग फे का चेहरा पूरी तरह झुर्रियों से भर गया था। उसके बाल एकदम सफेद हो चुके थे। सिर पर उसने एक एंशिएंट क्राउन पहना हुआ था और बदन पर एक पर्पल ड्रेस थी, जबकि वो एक बादल पर खड़ा था। उसके हाथ में एक फ्लाई विस्क था और पीठ पर एक तलवार टंगी थी। वो सच में किसी असली टाओइस्ट की तरह लग रहा था। 0541 के दिए हुए वॉइस चेंजिंग पैच को लगाने के बाद जियांग फे जिगैंटिक सॉर्ड पर सवार होकर नीचे उतरा। वो चुपचाप उस मैनर के गेट के बाहर हवा में तैरता रहा। प्रणाम, मेरे डिसाइपल के पेरेंट्स को किसने किडनैप किया है? उन्हें फौरन मुझे सौंप दो। 0541 के टूल ने जियांग फे की आवाज को एम्पलीफाई कर दिया और वो पूरे इलाके में गूंज उठी। क्योंकि जियांग फे की आवाज को टेक्नोलॉजी से प्रोसेस किया गया था, इसलिए वो काफी चुभने वाली बन गई थी। भले ही वो बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन कई दीवारों को पार करने के बाद भी उसे एकदम साफ सुना जा सकता था। कदमों की आवाज गूंजी और 10 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट्स उस मैनर से बाहर निकल आए। उनमें से कई इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल 4 के मार्शल आर्टिस्ट्स थे। बाहर आते ही वो सारे मार्शल आर्टिस्ट्स सन्न रह गए। हवा के बीचों बीच एक तलवार पर सवार एक बूढ़ा टाओइस्ट किसी प्राचीन देवता की तरह उन्हें ऊपर से घूर रहा था। रिस्पेक्टेड सीनियर, आप कौन हैं? उनके लीडर, जो एक एडवांस्ड लेवल 4 का मार्शल आर्टिस्ट था, ने पूछा। मैं जूगे शांजन हूं, जियांग फे ने अपने हाथ में पकड़े फ्लाई विस्क को हिलाते हुए कहा। ओह, तो आप सीनियर जूगे शांजन हैं? उस एडवांस्ड लेवल 4 के मार्शल आर्टिस्ट ने तेजी से सिर हिलाया। जाहिर सी बात थी कि उसने ये नाम पहले सुन रखा था। जब से जियांग फे ने अकेले ही ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम माइन में घुसपैठ की थी, तब से जूगे शांजन का नाम पूरी मेटा ह्यूमन कम्युनिटी में मशहूर हो चुका था। अब ऐसा कोई नहीं था जिसने ये नाम न सुना हो। जैसे ही उसे उस टाओइस्ट आदमी की पहचान पता चली, वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट का एल्डर, जो यहाँ का लीडर था, समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। वो बड़े एल्डर्स के हुक्म पर ही जियांग फे के पेरेंट्स को यहाँ लाया था।
इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि ये जुगे शांजन असल में जियांग फे का मास्टर है और एक लेवल 5 का पावर हाउस भी। अब जब जुगे शांजन ने उन्हें ढूंढ ही लिया था तो उसे क्या करना चाहिए था? उससे लड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जुगे शांजन चुटकी बजाते ही यहां मौजूद सबको आसानी से खत्म कर सकता था। लेकिन अगर वो लोग नहीं लड़ते तो वापस जाकर अपने बड़े एल्डर्स का सामना कैसे करते? एल्डर्स ने अभी अभी अपने कुछ डिसाइपल्स खोए थे और अब वो गुस्से से पूरी तरह उबल रहे थे। वो उन पागल कुत्तों की तरह हो चुके थे जो सामने आने वाले किसी भी इंसान को काट लें। अगर वो जियांग फे के पेरेंट्स को आज़ाद कर देता तो बाद में पक्का उसकी बहुत बड़ी शामत आ जाती। जब वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट का एल्डर सोच विचार में पड़ा था तो जियांग फे का सब्र टूट गया। उसने अपने बाएं पैर से हल्के से जाइगेंटिक स्वॉर्ड को दबाया और एक एनर्जी क्लस्टर बॉम्ब फायर हो गया। बूम! तलवार की एक तेज रोशनी चमकी और उन मार्शल आर्टिस्ट से कुछ ही दूरी पर मौजूद उस मैनर का गेट जोरदार धमाके के साथ उड़ गया। मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, हम जियांग फे के पेरेंट्स को बिना किसी खरोंच के आपको लौटा देंगे। सोरिंग क्लाउड सेक्ट का एल्डर जियांग फे के इस हमले से अंदर तक दहल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने शांत दिखने वाले बूढ़े का गुस्सा इतना खौफनाक होगा। उसने महज कुछ पलों की देरी की थी और इस बूढ़े ने उसे सीधी धमकी दे डाली। अगर उसने जरा सी भी और देरी की तो ये बूढ़ा पक्का उन सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। भले ही वो अटैक सिर्फ एक लेवल 4 के स्टैंडर्ड का था, लेकिन उन्होंने आज तक किसी ऐसी तलवार के बारे में नहीं सुना था जो ऐसा हमला कर सके। ऊपर से जुगे शांजन का नाम ही इतना खौफनाक था कि उस सोरिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर की उसके खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। बहुत जल्द जियांग फे के पेरेंट्स को बाहर लाया गया। 0541 के उन्हें स्कैन करने के बाद जियांग फे को पता चल गया कि उसके पेरेंट्स को कोई भी फिजिकल चोट नहीं पहुंचाई गई थी, लेकिन उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि वो बुरी तरह डरे हुए थे, खासकर उसकी मां। हम्फ, मैं ये भूलूंगा नहीं, जियांग फे ने मन ही मन सोचा। उसने उन लोगों पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कोई असली लेवल 5 का पावर हाउस नहीं था। वो सिर्फ एक दिखावा कर रहा था। इसलिए अपने पेरेंट्स को वापस पाते ही जियांग फे तेजी से वहां से निकल गया। आखिरकार वो जितनी ज्यादा देर तक दूसरे लोगों के सामने रहता, उसके पकड़े जाने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। अपने पेरेंट्स के चेहरों पर वो डर और शौक देखकर जियांग फे समझ गया कि ये सब आज हुई उन अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से था। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे, कुछ लोग खिड़की तोड़कर अंदर घुस आए और उन दोनों को किडनैप कर लिया। किडनैपर्स के सिर्फ एक टच से जियांग फे के पेरेंट्स के शरीर ने काम करना बंद कर दिया था और फिर उन्हें जबरदस्ती खिड़की से बाहर ले जाया गया। सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ी बात न लगे, लेकिन जियांग फे की फैमिली असल में मांडा स्क्वायर की 100वीं मंजिल पर रहती थी। उनके कमरे की खिड़की से जमीन तक की दूरी लगभग 300 मीटर्स थी। इतनी ऊंचाई से गिरने वाला कोई भी इंसान पक्का मारा जाता, लेकिन वो किडनैपर्स उस सीधी खड़ी दीवार पर भी इतनी आसानी से चल रहे थे मानो किसी सीधी जमीन पर दौड़ रहे हों। वो 10 मीटर्स की दूरी पर मौजूद बिल्डिंग्स के बीच एक छलांग में पहुंच जाते थे। जियांग फे के पेरेंट्स जैसे आम लोगों के लिए ऐसे सीन्स के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। रेस कार्स जैसी स्पीड से चलने वाले उन किडनैपर्स द्वारा गार्डन में लाए जाने के बाद जियांग फे के पेरेंट्स ने उनकी बातों से कुछ चीजें सुन ली थीं। उन्हें पता चला कि उनके किडनैप होने की वजह जियांग फे की कुछ लोगों के साथ हुई दुश्मनी थी, लेकिन क्योंकि उन दोनों को ही मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो ये नहीं समझ पाए कि जियांग फे ने आखिर किससे पंगा लिया है। जियांग फे के पेरेंट्स की नज़रों में वो सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट था। भले ही जियांग फे पढ़ाई में बहुत अच्छा था और शायद इस वजह से कुछ लोग उससे जलते हों, लेकिन वो ऐसे एबनॉर्मल इंसानों के साथ पंगे कैसे ले सकता था? इसलिए इस वक्त जियांग फे के पेरेंट्स डर और कन्फ्यूजन दोनों महसूस कर रहे थे। जब जियांग फे आखिरकार अपने जुगे शंजन वाले कॉस्ट्यूम में अपने पेरेंट्स को बचाने पहुंचा और भले ही उसके पेरेंट्स उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन सकते थे, उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उन दोनों को पहाड़ी इलाके से बाहर लाया गया और उन्होंने अपनी आंखों से एक बूढ़े आदमी को तलवार पर उड़ते देखा, तभी वो पूरी तरह से सन्न रह गए। तलवार पर उड़ते हुए किसी इंसान को देखकर तो नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट्स के भी होश उड़ जाते, फिर आम इंसानों की तो बात ही क्या थी। इसलिए जियांग फे के पेरेंट्स अभी भी उस शौक से बाहर नहीं आ पाए थे। आज उन्होंने जो कुछ भी देखा था वो उनकी सोच से बहुत परे था। दुनिया को लेकर उनकी जो भी समझ थी वो उन्हें ये समझाने के लिए काफी नहीं थी कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। चलो चलते हैं। जियांग फेई एक ही जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता था, इसलिए उसने फौरन अपने पेरेंट्स को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने पेरेंट्स को सहारा दिया जिनके हाथ पैर अब कमजोर पड़ चुके थे, और उन्हें अपनी जाइगेंटिक स्वॉर्ड पर आराम से बैठा दिया। भले ही एंटी ग्रेविटी हॉवरबोर्ड सिर्फ 2 मीटर्स लंबी थी, लेकिन उस पर 3 लोगों का खड़ा होना आराम से पॉसिबल था। अपने पेरेंट्स के सही से बैठ जाने के बाद जियांग फेई आसमान की तरफ उड़ चला। पलक झपकते ही वो पहाड़ी इलाके से दूर निकल गए। एक लेवल 5 के मेटाह्यूमन की ताकत से डरा हुआ सोरिंग क्लाउड सेक्ट का वो एल्डर खुद एक एडवांस लेवल 4 का मेटाह्यूमन होने के बावजूद जियांग फे के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और उसे उसके पेरेंट्स को ले जाने दिया। जियांग फे अपने पेरेंट्स को सीधा घर नहीं ले गया। इसके बजाय उसने पास ही के एक छोटे से टाउन को ढूंढा और एक ऐसी जगह उतरा जहां आसपास कोई नहीं दिख रहा था।
क्योंकि उसके पास वक्त की कमी थी, इसलिए उसके पास अपने पेरेंट्स को घर छोड़ने का टाइम नहीं था। और तो और उस वक्त उनके लिए घर पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। जांग फेई ने उसी वक्त अपने पेरेंट्स को अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताई। उसने उन्हें वहां उतारा और एक बार फिर आसमान में उड़ गया। हवा में ही अपना जुगेश अंजन कॉस्ट्यूम उतारने के बाद वो अपने पेरेंट्स से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक जगह पर उतरा। कुछ ही कदमों में जियांग फेई अपने पेरेंट्स के सामने पहुंच गया। उसने देखा कि वो अभी भी सदमे में थे। जिस तरह से उन्हें बेरहमी से किडनैप किया गया था और फिर तलवार पर उड़ने के एक्सपीरियंस के बाद ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो इतने कम टाइम में खुद को संभाल नहीं पाए। डैड, मॉम, आप दोनों ठीक तो है ना? जियांग फे की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे सच में उनकी जान की बहुत फिक्र थी। मेटा ह्यूमन की दुनिया बहुत खतरनाक थी, जहां उसके पेरेंट्स जैसे आम लोगों की जान आसानी से खतरे में पड़ सकती थी। वो तेज हवा के सामने टिमटिमाती लौ की तरह कमजोर थे। किसी लड़ाई से निकलने वाली एनर्जी वेव्स ही उनकी जान लेने के लिए काफी थीं। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि जियांग फे ने वक्त रहते उन्हें बचा लिया। लिटिल फेई, जियांग फे की मां ने जैसे ही उसे देखा, वो खुद को रोक नहीं पाईं। अचानक उन्होंने जियांग फे और उसके पिता दोनों को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगीं। उस पल जियांग फे के पिता की आंखें भी आंसुओं से भर गई थीं। उस रात के खौफनाक एक्सपीरियंस का ट्रॉमा उन्हें अपनी पूरी जिंदगी के दुखों से भी बड़ा लग रहा था। लेकिन जियांग फे के पिता खुद को बहुत जल्दी संभाल पाए, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें झेली थीं। लिटिल फे, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? जियांग फे के पिता ने उसे घूरते हुए पूछा। वो बात असल में जियांग फे एक पल के लिए झिझका। चीजें पहले ही हाथ से निकल चुकी थीं और वो जानता था कि अब वो उन्हें और अंधेरे में नहीं रख सकता। इसलिए जियांग फे ने अपने पेरेंट्स को मार्शल आर्टिस्ट्स और मेटा ह्यूमंस के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन जियांग फे ने उस मिस्टीरियस रिंग या ब्रेवहार्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने अपने पेरेंट्स को सिर्फ चाइना मार्शल आर्ट्स अलायंस और लेवल 5 के मास्टर के बारे में बताया, साथ ही ये भी कि वो खुद एक लेवल 4 का एक्सपर्ट है। भले ही जियांग फे के पेरेंट्स उस पल उसकी बताई सारी बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन वो इतना जान गए थे कि उनके बेटे ने एक ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया है जो उनकी जानी पहचानी जिंदगी से बिल्कुल अलग था। अब क्योंकि जियांग फे के पेरेंट्स मेटा ह्यूमन की दुनिया में खींचे चले आए थे, तो जियांग फे ने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से पूछा, डैड, मॉम, मुझे अपने मास्टर से कुछ ऐसे पोशंस और ट्रेजर्स मिल सकते हैं जो किसी इंसान की ताकत को तेजी से बढ़ा सकते हैं। क्या आप लोग भी हमारी तरह स्पेशल एबिलिटीज पाना चाहेंगे? जियांग फे को लग रहा था जैसे उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो 24 घंटे अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। जैसे आज हुआ था, उसके इतने करीब होने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स को फिर से किडनैप किया जा सकता था। इसलिए जियांग फे चाहता था कि वो 0541 के बनाए आर्मर्स और पोशंस के जरिए अपने पेरेंट्स को खुद को डिफेंड करने के काबिल बना दे। इसकी कोई जरूरत नहीं है लिटिल फे। मुझे और तुम्हारी मां को एक आम इंसान की तरह जीने की आदत है। मारकाट और लड़ाई वाली जिंदगी हमारे लिए नहीं है। जियांग फे के पिता ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ लिटिल फे, ये सही कह रहे हैं। मुझे बाकी नॉर्मल लोगों की तरह रोज शॉपिंग करना, सब्जियां लाना और खाना बनाना पसंद है। तुम्हारे पिता और मैं अब इतने बड़े हो चुके हैं कि मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स वाली जिंदगी नहीं जी सकते। जियांग फे ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पेरेंट्स उसके सजेशन को इतनी सख्ती से रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेटा ह्यूमन की ताकत और एबिलिटीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, अपने पेरेंट्स को कई बार मनाने की कोशिश करने के बाद जियांग फे ने आखिरकार हार मान ली, क्योंकि उन दोनों ने अपना फैसला कर लिया था। अगर ऐसी बात है तो अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि मैं खुद इतना स्ट्रांग बन जाऊं कि किसी भी खतरे का सामना कर सकूं। उस छोटे से टाउन में अपने पेरेंट्स के लिए होटल ढूंढते हुए जियांग फे ने मन ही मन सोचा। ठीक उसी वक्त जियांग फे ने एक ऐसा प्रेशर महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो पहले कभी भी इतना पावरफुल नहीं बनना चाहता था जितना वो आज चाह रहा था। भले ही वो अपने उस नकली मास्टर और फीनिक्स को एक बार और समन करने की अपनी एबिलिटी के भरोसे बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, लेकिन सोरिंग क्लाउड सेक्ट ने आज उसे एक बहुत बड़ी सीख दी थी। जियांग फे अकेला ऐसा नहीं था जिसके पास एक लेवल 5 के मेटा ह्यूमन का सपोर्ट था। अगर लेवल 5 के मेटा ह्यूमन के सपोर्ट वाला कोई और इंसान जियांग फे के खिलाफ जाने का फैसला करता तो वो खुद को और अपनी फैमिली को बचाने में बेबस हो जाता। मुझे और स्ट्रांग बनना ही होगा। बाहरी ताकत आखिर बाहरी ही होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उस पर डिपेंड नहीं रह पाऊंगा। अगर मेरे पास लेवल 5 के मेटा ह्यूमन की पावर्स आ जाएं या उससे भी ज्यादा, तो मेरी फैमिली को छूने की हिम्मत कौन करेगा? जियांग फे खुद से बड़बड़ाया। कैप्टन, अगर आपको पावर्स चाहिए तो उसका सबसे तेज तरीका मिसिंग ब्रेव हार्ट्स फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा करना है। 0541 ने जियांग फे की सोच को बीच में टोकते हुए कहा। मुझे पता है, जियांग फे ने सिर हिलाया। वो पास्ट में अपनी कोशिशों को लेकर बहुत ढीला था और हमेशा इमरजेंसी प्लान्स के भरोसे रहता था। भले ही उसका टारगेट स्ट्रांग बनने का था, लेकिन उस पर ऐसा करने का कोई प्रेशर नहीं था। अब जब उसने अपने दोनों पेरेंट्स के किडनैप होने का एक्सपीरियंस झेल लिया था, तो जियांग फे का इरादा बहुत पक्का हो चुका था। वो जानता था कि खुद को और अपने करीबियों को बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना ही होगा। अपने पेरेंट्स के ठीक से सेटल हो जाने के बाद जियांग फे को वहां से निकलना ही पड़ा।
भले ही वो उनके साथ कुछ देर और रुकना चाहता था, लेकिन उसके पास टाइम की बहुत कमी थी। आखिरकार वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट में सिर्फ अपनी मिरर इमेज छोड़कर आया था। अगर वो जल्दी वापस नहीं गया तो किसी भी वक्त उस मिरर इमेज का राज खुल सकता था। अपने पेरेंट्स को अलविदा कहने के बाद जियांग फे ने एक सुनसान जगह ढूंढी, अपनी जैगेंटिक सॉर्ड को समन किया और तेजी से सोरिंग क्लाउड सेक्ट की तरफ उड़ चला। भले ही जियांग फे के पेरेंट्स उसे जाने नहीं देना चाहते थे और उसकी सेफ्टी को लेकर डरे हुए भी थे, लेकिन वो समझ गए थे कि उनके बेटे की जिंदगी का रास्ता उनसे बहुत अलग हो चुका है। वो खुद तो स्पेशल एबिलिटीज वाले इंसान नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वो अपने बेटे को भी उसके रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहते थे। जियांग फे की फुल स्पीड के साथ जैगेंटिक सॉर्ड लगभग अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। लगभग 1 घंटे बाद वो आखिरकार पहाड़ के नीचे पहुंच गया। चुपचाप नीचे उतरने के बाद 0541 के इनविजिबिलिटी इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए जियांग फे वापस सोरिंग क्लाउड सेक्ट के अंदर घुस गया, जो पहाड़ के एंट्रेंस से ज्यादा दूर नहीं था। उस वक्त सोरिंग क्लाउड सेक्ट के माउंटेन एंट्रेंस के सामने जमा हुए वो मार्शल आर्टिस्ट अभी तक वहां से गए नहीं थे। जियांग फे की छोड़ी गई मिरर इमेज अभी भी अपनी पुरानी जगह पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को भी उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ था। आसमान में बहुत दूर रोशनी की किरणें तेजी से चमक रही थीं। जिन लोगों को नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा है, वो शायद इसे बिना आवाज वाली बिजली कड़कना समझ लेते, लेकिन वहां मौजूद सारे मार्शल आर्टिस्ट्स ने अपनी नजरें ऊपर गड़ा रखी थीं ताकि वो लेवल 5 के मेटा ह्यूमंस के बीच चल रही इस जबरदस्त फाइट की एक झलक देख सकें। जियांग फे को गए लगभग 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन आसमान में वो लड़ाई अभी भी जारी थी। न तो फीनिक्स और न ही सोरिंग क्लाउड सेक्ट का वो एल्डर एक दूसरे को हरा पा रहा था। जियांग फे ने अंधेरे में छुपकर वहां खड़े लोगों के चेहरों के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखा। उनमें से ज्यादातर का पूरा ध्यान लेवल 5 के मेटा ह्यूमंस के बीच हो रही उस बैटल पर था। लेकिन सेक्ट मास्टर मा शुआनटोंग और फर्स्ट एल्डर ये तियानशुन बहुत खफा लग रहे थे, और तो और वो बार बार जियांग फे की मिरर इमेज की तरफ देख रहे थे। 0541, मुझे इस मिरर इमेज के साथ अपनी जगह स्विच करने का कोई मौका ढूंढ कर दो, जियांग फे ने 0541 से कहा। कैप्टन, मैंने सब तैयार कर लिया है, आप किसी भी वक्त ऐसा कर सकते हैं, 0541 ने जवाब दिया। 0541 का इशारा मिलते ही जियांग फे अपनी मिरर इमेज के पास गया और उसके ठीक बगल में पालथी मारकर बैठ गया। क्योंकि 0541 ने जियांग फे को इनविजिबिलिटी इफेक्ट दे रखा था, इसलिए किसी ने भी इस अजीब हरकत को नोटिस नहीं किया। जियांग फे के आराम से बैठ जाने के बाद 0541 ने जियांग फे का इनविजिबिलिटी इफेक्ट और मिरर इमेज प्रोजेक्शन दोनों एक साथ कैंसिल कर दिए। मिरर इमेज के गायब होने के बाद अब जमीन पर जो इंसान सबको बैठा हुआ दिख रहा था वो असली जियांग फे था। हैं? मा शुआनटोंग पूरी तरह चकरा गया। क्योंकि वो लगातार जियांग फे को देख रहा था, इसलिए उसने जियांग फे की परछाई को हल्का सा हिलते हुए नोटिस किया था। लेकिन काफी देर तक गौर करने के बाद भी उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा। मा शुआनटोंग और ये तियानशुन दोनों ही जियांग फे पर इसलिए नजर रखे हुए थे क्योंकि 1 घंटे पहले उन्हें एक मैसेज मिला था। उन्हें पता चला था कि जियांग फे के पेरेंट्स को ज़ुगे शांजन अपने साथ ले गया है। जियांग फे के पेरेंट्स के ले जाए जाने की बात पर ये तियानशुन को पछतावा हो रहा था कि उसने उसी वक्त उन्हें मार डालने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया। लेकिन मा शुआनटोंग को जियांग फे के पेरेंट्स की जान जाने या बचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बजाय उसे ज़ुगे शांजन के एटीट्यूड की फिक्र थी। जब फीनिक्स पहली बार सामने आई तो मा शुआनटोंग उसी वक्त टेंशन में आ गया था। उनका ओरिजिनल प्लान इसी सोच पर बना था कि जियांग फे के पीछे सिर्फ एक लेवल 5 के मेटा ह्यूमन का सपोर्ट है। यही वजह थी कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट ने जियांग फे से पंगा लेने और यहां तक कि ज़ुगे शांजन को धमकी देने की हिम्मत की थी ताकि वो कुछ हाई टियर पोशंस या दूसरे रिसोर्सेज उन्हें सौंप दे। ये सब इस बिना पर किया जाने वाला था कि जियांग फे ने उनके डिसाइपल्स को मारा है। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। अब जियांग फे का सपोर्ट करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 लेवल 5 के मेटा ह्यूमंस मौजूद थे। भले ही ज़ुगे शांजन खुद सामने नहीं आया था, लेकिन सिर्फ उसके ख्याल ने ही मा शुआनटोंग को हाई अलर्ट पर डाल दिया था। अब जब ज़ुगे शांजन ने कुछ 100 किलोमीटर दूर खुद आकर जियांग फे के पेरेंट्स को बचा लिया था, तो भले ही वो फीनिक्स के साथ सोरिंग क्लाउड सेक्ट नहीं आया था, मा शुआनटोंग अभी भी भारी प्रेशर महसूस कर रहा था। जियांग फे और फीनिक्स की बातचीत के दौरान मा शुआनटोंग ने जियांग फे को उस सुनहरे बालों वाली लड़की को सीनियर डिसाइपल कहते हुए सुन लिया था। इसलिए मा शुआनटोंग ने नेचुरली फीनिक्स को भी ज़ुगे शांजन की डिसाइपल ही मान लिया था। अगर सोरिंग क्लाउड सेक्ट का एल्डर ज़ुगे शांजन की डिसाइपल को ही नहीं हरा पा रहा था, तो अगर ज़ुगे शांजन खुद आ जाता तो वो लोग खुद को कैसे बचाते? शू शू। ठीक उसी वक्त रोशनी की 2 किरणें जियांग फे और बाकी सबके सामने आकर रुक गईं। हे गुड़िया, तुम म्यूटेंट्स के पास सच में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग पावर्स हैं, मैं इसकी दाद देता हूं, सोरिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर ने हंसते हुए कहा। हाँ, फीनिक्स ने कुछ और कहे बिना हल्के से सिर हिलाया। मॉडिफाई होने के बाद उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब काफी ठंडी और दूर रहने वाली बन गई थी, इसलिए उसे इधर उधर की फालतू बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जियांग फे ने एक से दूसरी तरफ देखा और पाया कि दोनों में से किसी को भी कोई चोट नहीं आई थी। असल में उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो बैटल बिना किसी नतीजे के बराबरी पर खत्म हुई थी।
गुड़िया, तुम और मैं दोनों ही एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो क्या अब हम इस बात को यहीं खत्म करें? सोरिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर ने सुझाव दिया। उसका सवाल सुनकर फीनिक्स ने फौरन हाँ नहीं कहा। इसके बजाय वो घूमकर जियांग फे की तरफ देखने लगी। आखिरकार वो इस बार जियांग फे के बुलाने पर ही यहां आई थी। जाहिर सी बात थी, उसे उसकी राय भी जाननी ही थी। यहीं खत्म करें? सोरिंग क्लाउड सेक्ट ने मेरे पेरेंट्स को किडनैप किया है, हम इस बात को ऐसे ही कैसे जाने दें? सवाल ही नहीं उठता। जियांग फे ने ठंडे दिमाग से ताना मारा। क्योंकि उसने एक झूठा रूप धारण किया हुआ था, इसलिए एक इतने स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट के सामने होकर भी वो पीछे नहीं हट सकता था। लड़के, तुम्हारी इतनी बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? एक जवान लड़के को इस तरह बेइज्जती से बात करते देख सोरिंग क्लाउड सेक्ट का एल्डर फौरन गुस्से से लाल हो गया। एल्डर, प्लीज शांत हो जाइए। मां स्वानटोंग भागकर एल्डर के पास गया और उनके कान में फुसफुसाया। क्या? सच में? मां स्वानटोंग की बात पूरी होते ही सोरिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। ज़ूग शानजन, मैं फेंग तियांग की 200 सालों से भी ज्यादा वक्त से इस रास्ते पर हूं, लेकिन मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। सोरिंग क्लाउड सेक्ट का एल्डर खुद से बड़बड़ाया। क्या? फेंग तियांग की? क्या ये बुढ़ा पहले ही नहीं मर चुका था? फेंग बोल्डी अभी भी जिंदा है? चुप। मरना है क्या? वो अब एक लेवल 5 का एक्सपर्ट है। अगर उसने तुम्हें अपने इस निकनेम से बुलाते हुए सुन लिया तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सोरिंग क्लाउड सेक्ट ने ये राज सच में बहुत अच्छे से छुपा कर रखा था। सोरिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर की बातों ने दूसरे सेक्ट्स के मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच भी फुसफुसाहट शुरू कर दी। जियांग फे के बनाए गए नकली जुगे शंजेन से अलग फेंग तियानकी अपने जमाने में चाइना मार्शल आर्ट अलायंस का एक बहुत मशहूर नाम हुआ करता था। जब इस इंसान ने पहली बार अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू की थी तो वो अपने सिर पर तेल डालकर प्रैक्टिस किया करता था, इसलिए उसके सिर पर कभी बाल टिक ही नहीं पाए और यही वजह थी कि लोग उसे फेंग बोल्डी बुलाते थे। ज्यादा स्ट्रांग बनने के बाद आखिरकार वो अपने सिर पर थोड़े बाल उगाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका वो निकनेम फिर भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। इसलिए भले ही वो इस बात से खुश नहीं था, लेकिन वो इसका कुछ उखाड़ भी नहीं सकता था। 100 साल का होने के बाद वो धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर हो गया और उसने खुद को लो प्रोफाइल रखना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोगों को लगा था कि वो बुढ़ापे की वजह से मर चुका है, लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो ब्रेक थ्रू करके लेवल 5 की स्टेट तक पहुंच जाएगा और सोरिंग क्लाउड सेक्ट का गार्डियन तक बन जाएगा। उसी वक्त फेंग तियानकी भी उतना ही हैरान महसूस कर रहा था। उसने पास्ट में जुगे शानजेन नाम के किसी इंसान के बारे में कभी नहीं सुना था। इसके बावजूद मां श्वानटोंग ने अभी अभी उसे बताया था कि वो सुनहरे बालों वाली लड़की तो सिर्फ जुगे शानजेन की डिसाइपल है। जुगे शानजेन मां श्वानटोंग के मुताबिक तलवार पर उड़ने और अपने हाथ के सिर्फ एक इशारे से पूरे माइनिंग एरिया को खाली करने की ताकत रखता था। इस तरह की ताकत लेवल 5 के मेटा ह्यूमन की पावर्स रखने वाले फेंग तियानकी के लिए भी किसी अजूबे से कम नहीं थी। तलवार पर उड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं तो बिना तलवार के भी उड़ सकता हूं। वो तलवार या तो उसका वेपन हो सकती है या फिर सिर्फ एक दिखावा। इसमें कुछ भी खास नहीं है, लेकिन अपने हाथ के सिर्फ एक इशारे से पूरे माइनिंग एरिया को खाली कर देना, ये कोई ऐसी चीज नहीं लगती जो एक लेवल 5 का मेटा ह्यूमन कर सके, फेंग तियानकी ने सोचा। और जैसे जैसे वो इस बारे में और सोचता गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में सहरन दौड़ गई। जितनी देर तक फेंग तियानकी जुगे शानजेन की आइडेंटिटी का पता नहीं लगा पा रहा था, वो उतना ही ज्यादा परेशान महसूस कर रहा था। मेटा ह्यूमन सर्कल में ये बात सब मानते थे कि लेवल 5 का मेटा ह्यूमन सबसे स्ट्रॉन्ग टियर होता है। लेवल 6 का मेटा ह्यूमन सिर्फ थियोरी में होना चाहिए था, रियलिटी में नहीं, क्योंकि लेवल 5 के मेटा ह्यूमन्स नेचर के लॉज के खिलाफ जाने लायक स्ट्रॉन्ग होते थे, इसलिए एक ही टियर में होने के बावजूद उनकी ताकत में फर्क होना लाजमी था। लेकिन लेवल 5 के मेटा ह्यूमन्स के लिए एक दूसरे को जान से मारना नामुमकिन था। इसी वजह से एक अजीब बात देखने को मिलती थी, जहां उनमें से कोई भी एक दूसरे से नहीं डरता था। फेंग तियानकी जैसे भारी इन्फ्लुएंस वाले लेवल 5 के मेटा ह्यूमन किसी दूसरे एक्सपर्ट से लड़ने की हिम्मत बहुत कम ही करते थे। वजह बहुत सिंपल थी, जीतने का फायदा ही क्या था। फेंग तियानकी और फीनिक्स के बीच हुई बैटल इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल थी। फेंग तियानकी हर हाल में फीनिक्स से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी उसने उसे हराने की कोशिश नहीं की। 3 घंटे की फाइटिंग के बाद भी उसने बस एक ड्रॉ बनाए रखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि फेंग तियानकी को डर था कि अगर फीनिक्स हारने पर एम्बैरेस्ड महसूस करेगी तो वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट से बदला लेगी। फीनिक्स के पास सिर्फ जियांग फे ही था। अगर उसने सच में सोरिंग क्लाउड सेक्ट से बदला लेने का फैसला कर लिया तो फेंग तियानकी ज्यादा से ज्यादा जियांग फे को ही मार सकता था, क्योंकि वो असल में फीनिक्स की जान तो ले नहीं सकता था। लेकिन इससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सोरिंग क्लाउड सेक्ट तो फिर भी बर्बाद हो ही जाता। इस अजीब रिलेशन की वजह से फेंग तियानकी ने फीनिक्स के खिलाफ सिर्फ एक ड्रॉ बनाए रखने की ही हिम्मत की थी, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा था। मां श्वानटोंग ने जिस तरह जुगे शानजेन के बारे में बताया था, उससे लग रहा था कि उसकी पावर्स एक लेवल 5 के मेटा ह्यूमन की लिमिट को पार कर चुकी हैं। सीधे शब्दों में कहें तो लेवल 6 के मेटा ह्यूमन्स का रियलिटी में वजूद न होने वाली थियोरी अब झूठी साबित होने वाली थी।
अगर लेवल 6 का कोई मेटा ह्यूमन सच में एग्जिस्ट करता था तो नेचर का वो लॉ भी टूट जाता जिसके हिसाब से लेवल 5 के मेटा ह्यूमंस कभी नहीं मर सकते थे। एक हायर रैंक वाला इंसान नॉर्मली अपने से नीचे वालों के मुकाबले मौत से ज्यादा डरता है। ये बात फेंग टियानकी पर भी लागू होती थी। गरीबी या भुखमरी से जूझ रहा कोई इंसान शायद अपनी जान जाने की परवाह न करे, लेकिन दुनिया भर के ऐशो आराम के साथ सुख से जीने वाला इंसान कभी अपनी जान नहीं गंवाना चाहेगा। फेंग टियानकी के लिए तो ये बात और भी सच थी, क्योंकि वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की चोटी पर पहुंच चुका था। काफी सोचने के बाद फेंग टियानकी ने तय किया कि जब तक उसे जुगे शांजन के बारे में और जानकारी नहीं मिल जाती वो खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालेगा। वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट या अपने लिए कोई फालतू की प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता था। मैंने स्वानटोंग से सुना है कि जिन लोगों को किडनैप किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया है। क्या ऐसा नहीं है? चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। जियांग फे की तरफ दोबारा देखते हुए फेंग टियानकी की टोन काफी नर्म हो चुकी थी। ठीक है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूं। अगर किसी ने दोबारा मेरे पेरेंट्स को छूने की जुर्रत भी की तो मैं पूरे सोरिंग क्लाउड सेक्ट को तबाह कर दूंगा। जियांग फी ने ये तियानशुन की आंखों में घूरते हुए कहा। इस पूरे हादसे के बाद जियांग फे काफी मैच्योर हो चुका था। वो सीख गया था कि जरूरत पड़ने पर खुद को कैसे रोकना है। आखिरकार जुगे शांजन तो बस एक झूठी कहानी था और उसके पास फीनिक्स को समन करने का सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। अगर वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर ज्यादा प्रेशर डालता तो बात बिगड़ने पर शायद वो उन्हें संभाल नहीं पाता। इसलिए फेंग टियानकी जैसे लेवल 5 के मेटा ह्यूमन के सामने जियांग फे के पास थोड़ा झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तुम फिक्र मत करो। अगर सोरिंग क्लाउड सेक्ट से किसी ने भी तुम्हारे पेरेंट्स को दोबारा छूने की हिम्मत की तो तुम्हारी सीनियर या तुम्हारे मास्टर के बीच में आने से पहले ही मैं खुद उन्हें जान से मार दूंगा। और तो और, अगर किसी दूसरे मेटा ह्यूमन ने तुम्हारे पेरेंट्स पर हाथ डाला तो वो सीधा सोरिंग क्लाउड सेक्ट के खिलाफ जंग का ऐलान माना जाएगा, फेंग टियानकी ने कहा। फेंग टियानकी की बात सुनकर जियांग फे अंदर ही अंदर खुश हुआ। आखिरकार जियांग फी की पिछली बात सिर्फ ये तियानशुन को टारगेट कर रही थी, लेकिन इससे उसके डिफेंस में एक बहुत बड़ा गैप रह जाता। जियांग फे के हिसाब से अगर कोई उसके पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो इसमें सोरिंग क्लाउड सेक्ट को घसीटने की कोई वजह नहीं थी। इसलिए भले ही फेंग टियानकी ने जियांग फे को ऊपर से सपोर्ट दिखाया था, लेकिन उसे अपना पूरा बैकिंग देने की बात कहकर उसने सोरिंग क्लाउड सेक्ट को भी दांव पर लगा दिया था। बढ़िया। जियांग फे फेंग टियानकी के छुपे हुए इरादों को समझ गया था। ये जियांग फे के लिए बहुत बड़ा फायदा था, क्योंकि ये दूसरे लोगों को उसके पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाने से रोकता ताकि वो उसके और सोरिंग क्लाउड सेक्ट के बीच के रिश्ते को खराब न कर सकें। इसके अलावा फेंग टियानकी के वादे से जियांग फे के पेरेंट्स को डिफेंस की एक और लाइन मिल गई थी। आखिरकार भले ही एक लेवल 5 का मेटा ह्यूमन स्ट्रांग होता था, लेकिन उसकी पावर नॉर्थ के सबसे बड़े सेक्ट जितनी इफेक्टिव नहीं हो सकती थी। जियांग फे और फेंग टियानकी को किसी नतीजे पर पहुंचता देख आसपास खड़े दूसरे सेक्ट्स के मार्शल आर्टिस्ट्स ने चैन की सांस ली। अगर लेवल 5 के मेटा ह्यूमंस वाली ये दोनों चाइनीज फोर्सेस सच में एक दूसरे से भिड़ जाती तो नतीजा चाहे जो भी निकलता, पूरे चाइना मार्शल आर्ट अलायंस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता। ठीक है, तो अब सब सुलझ गया है। चलो चलते हैं। ये तियानशुन, मेरे साथ आओ। आसपास के लोगों की तरफ हाथ हिलाकर फेंग टियानकी ये तियानशुन के साथ वहां से गायब हो गया। ये तियानशुन असल में ये जांगफा की मौत का बदला जियांग फी से लेना चाहता था। फेंग टियानकी की नजरों में इसमें कुछ भी गलत नहीं था। ये तियानशुन को पीछे खींचने वाली इकलौती चीज उसकी लिमिटेड ताकत थी, इसलिए अभी के लिए हार मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन ये तियानशुन के दिल में अभी भी दुश्मनी की आग जल रही थी। अगर उसे सोरिंग क्लाउड सेक्ट में यूं ही छोड़ दिया जाता तो वो पक्का जियांग फे पर हमला करने का कोई और मौका ढूंढता, जिससे सोरिंग क्लाउड सेक्ट के लिए फिर से मुसीबत खड़ी हो जाती। इसलिए फेंग टियानकी ने उसे कैद करने के बहाने अपने साथ ले जाने का फैसला किया। सच तो ये था कि वो खुद ये तियानशुन को हार्डवर्क के जरिए लेवल 5 के टियर तक पहुंचने के लिए गाइड करना चाहता था। जब ऐसा हो जाता तो ये तियानशुन जियांग फे से अपना बदला ले सकता था। वैसे भी इससे सोरिंग क्लाउड सेक्ट को बहुत बड़ा फायदा ही होने वाला था। जियांग फे, मसला सुलझ गया है। मैं जा रही हूं। फीनिक्स ने जियांग फे की तरफ सिर हिलाया। वो यहां सिर्फ जियांग फे से किया अपना वादा निभाने आई थी। अब जब उसने अपना काम पूरा कर दिया था तो ब्लड स्कार का पहला वादा पूरा हो चुका था। लेवल 5 के दोनों मेटा ह्यूमंस को जाते देख जियांग फे घूमा और अपने आसपास खड़े उन इन्फ्लुएंशियल मार्शल आर्टिस्ट्स के सामने झुककर उन्हें सम्मान दिया। बात सुलझ चुकी है। मैं जियांग फे आप सबकी काइंडनेस और सपोर्ट के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं अपने मास्टर को सब कुछ बता दूंगा। मुझे यकीन है कि वो भी आप सबके एहसानमंद होंगे। इस पूरे मामले के बाद जियांग फे सच में काफी मैच्योर हो गया था। वो अब लोगों के साथ बातचीत संभालने में काफी बेहतर था और पहले की तरह जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता था। उसने ये भी सीख लिया था कि अपने और आसपास की इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस के बीच अच्छे रिश्ते कैसे बनाए रखने हैं। हाँ ब्रदर जियांग, इसकी फिक्र मत करो, हम सब फैमिली ही तो हैं। जाओ गेनमिंग और कुछ दूसरे लोग थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए जियांग फे के आसपास इकट्ठा हो गए। काफी फॉर्मेलिटीज के बाद जियांग फे को अपने पेरेंट्स की फिक्र होने लगी और इसलिए उसने भीड़ से विदा ली।
उसने जाइगैंटिक सॉर्ड को समन करने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढी और फिर तेजी से उस छोटे से टाउन की तरफ निकल पड़ा जहां उसके पेरेंट्स रुके हुए थे। जब जियांग फे उस छोटे से टाउन में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स होटल के कमरे में आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातों का टॉपिक नेचुरली वही था जो उन्होंने आज दिन भर देखा और सुना था, साथ ही जियांग फे के फ्यूचर को लेकर भी बातें हो रही थीं। जियांग फे को अपने पेरेंट्स को घर ले जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने रात भर उसी छोटे से टाउन में आराम करने का फैसला किया। आखिरकार वो पूरा दिन उसके पेरेंट्स के लिए किसी बड़े एडवेंचर से कम नहीं था। उन्हें आज हुई बातों को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़े टाइम की जरूरत थी। डिनर के दौरान जियांग फे और उसके पेरेंट्स के बीच एक बार फिर लंबी बातचीत हुई। उसने अपने पेरेंट्स को मेटाह्यूमन्स की दुनिया के बारे में शॉर्ट में सब कुछ समझाया। उसने जानबूझकर चीजों को मेटाह्यूमन दुनिया की असली सच्चाई से काफी कम खतरनाक बताया। लेकिन जियांग फे के पिता एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन थे और इसलिए वो इस दिखावे को साफ पकड़ सकते थे। आज के एक्सपीरियंस के बाद वो जान गए थे कि मेटाह्यूमन की दुनिया नॉर्मल इंसानों की दुनिया जितनी शांत बिल्कुल नहीं थी। अपने बेटे को उसकी पसंद के रास्ते पर चलता देखकर उन्होंने तय किया कि वो उसे रोकेंगे नहीं। डिनर के तुरंत बाद जियांग फे के पेरेंट्स सोने चले गए थे। वो बहुत थके हुए थे और जियांग फे उनकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो लोग काफी लंबे समय तक एक स्ट्रेसफुल हालात से गुजरे थे। साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरह से वो टूट चुके थे। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था और वो बिल्कुल सेफ थे तो उन्हें जबरदस्त थकान महसूस होने लगी और दोनों सोने चले गए। जियांग फे ने अपने पेरेंट्स के ठीक बगल वाला रूम ले लिया था। जब उसे यकीन हो गया कि उसके पेरेंट्स सो चुके हैं तो वो अपने रूम में गया और बेड पर लेट गया। वो खुद भी काफी थका हुआ था। भले ही सब कुछ आराम से निपट गया था, लेकिन वो इस बात को झुठला नहीं सकता था कि आज उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। एक छोटी सी गलती से उसकी या उससे भी बुरा उसके पेरेंट्स की जान जा सकती थी। आज उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था और जुगे शांजन की आइडेंटिटी के साथ अपने पेरेंट्स को बचाने निकल पड़ा था। एक गलती से उसकी आइडेंटिटी का राज खुल सकता था और मुसीबतें खड़ी हो सकती थीं। भले ही उसके पास प्रोटेक्टिव गियर का पूरा सेट था, लेकिन शायद वो आने वाले खतरे को हरा नहीं पाता, खासतौर पर तब जब दुश्मनों को उसका वो प्रोटेक्टिव गियर ही चाहिए था। मुझे जल्दी से और स्ट्रांग बनना होगा, जियांग फे ने खुद से कहा। कैप्टन, मुझे आपके ब्रेन में एबनॉर्मल न्यूरल पैटर्न्स मिले हैं, अचानक 0541 ने कहा। जियांग फे फौरन पैनिक कर गया। भले ही उसे समझ नहीं आया कि 0541 क्या कह रहा था, लेकिन वो एबनॉर्मल और ब्रेन जैसे शब्दों का मतलब अच्छे से समझता था। कैप्टन, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आपने बहुत कुछ झेला है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो आप काफी स्ट्रेस में हैं। प्लीज अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ काम कीजिए, वरना आपकी बॉडी के नेगेटिव इमोशंस का असर आपके शरीर पर पड़ने लगेगा। अच्छा ऐसा है, मैं स्ट्रेस में हूं, जियांग फे ने रिलैक्स होते हुए कहा। वो 0541 की बात से पूरी तरह सहमत था। वो सच में काफी स्ट्रेस में था। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा तो पाया कि रात के 10 बजने वाले थे। मुझे लगता है मैं खुद को रिलैक्स करने के लिए गेम खेल सकता हूं। क्या ये काम करेगा? जियांग फे ने पूछा। बिल्कुल काम करेगा कैप्टन। ये गेम बहुत स्पेशल है। ये लगभग वैसा ही है जैसा नामिक के पास हुआ करता था, लेकिन उसका परफेक्ट क्लोन नहीं है। गेम्स खेलना हमेशा से मेंटल स्ट्रेस को दूर करने का अच्छा तरीका रहा है, 0541 ने कहा। कुछ ना होने से तो बेहतर ही है ना? जियांग फे ने बेड पर लेटते हुए कहा। वो सोने की कोशिश कर रहा था और साथ ही 0541 से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने लगा। जैसे ही घड़ी में 10 बजे, जियांग फे गेम के अंदर चला गया। वर्डियोर ग्लाइडर, तुम ठीक तो हो? जियांग फे के गेम में आते ही इजाबेला ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा और फिक्र दोनों झलक रहे थे। सॉरी, मेरी असली दुनिया में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जियांग फे ने माफी मांगते हुए कहा। उसे इजाबेला के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने पिछली रात लॉगिन नहीं किया था। इस वजह से इजाबेला 24 घंटों तक पेट स्लॉट में फंसी रही थी। किसी तरह इजाबेला को मनाने के बाद वो अपने नए फोर्ट्रेस की तरफ गया और उसका काम चेक किया। किस्मत से उसने काम के लिए एनपीसी बिल्डर्स को रखा हुआ था। अगर वो गेम में लॉगिन ना भी करे तो भी वो एनपीसी बिल्डर्स ऑर्डर पूरा होने तक खुद ब खुद काम करते रहते थे। उसके बाद उसने रोजेट रोज और दूसरे मैनेजर्स से गिल्ड का हालचाल लिया। उन लोगों को अब जियांग फे की कमांड के बिना काम करने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी सुपरविजन के लगन से काम करना सीख लिया था। भले ही जियांग फे उन्हें चेक करने ना आए, फिर भी सारा काम आराम से चलता रहता था। फिर जियांग फे वापस डॉनलाइट सिटी लौट आया। वो गिल्ड टेरिटरी के बेसमेंट में गया और एंट क्वीन से रोज मिलने वाले एंट एग को कलेक्ट किया। काफी समय बीत जाने की वजह से उसने बड़ी तादाद में एंट एग्स जमा कर लिए थे, जिन्हें उसने गिल्ड के बाकी मेंबर्स में बांटने के लिए लेडी कैसनोवा को दे दिया। अच्छे वाले एग्स एलीट पार्टी और मेन पार्टी को दिए जाएंगे, जबकि बचे हुए एग्स सिर्फ आम मेंबर्स को दिए जाएंगे। जियांग फे सिर्फ एक दिन के लिए ही गया था और प्लेयर्स का लेवल जरा भी नहीं बढ़ा था। लिस्ट में टॉप पर मौजूद खुद उसके अलावा सिटी का दूसरा हाईएस्ट लेवल 7 स्टार्स वॉरियर का था, जो लेवल 45 पर था। लेवल 40 पार करने के बाद एक लेवल बढ़ाने के लिए जरूरी एक्सपीरियंस पॉइंट्स की गिनती बहुत ज्यादा हो गई थी।
अब ये 1 या 2 दिन का काम नहीं रह गया था। गिल्ड का काम खत्म करने के बाद जियांग फे वापस फैक्शन मैप और डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस की तरफ निकल पड़ा। लॉर्ड एक्सप्लोरर, आप लौट आए। लॉर्ड कमांडर आपको बुला रहे हैं। फोर्ट्रेस में टेलीपोर्टेशन सर्कल से बाहर कदम रखते ही एक गार्ड ने जियांग फे से कहा। शुक्रिया, जियांग फे ने बिना कुछ और पूछे कहा, क्योंकि टेलीपोर्टेशन सर्कल से बाहर आते ही उसे खुद ब खुद एक क्वेस्ट नोटिफिकेशन मिल गया था। डिंग! क्वेस्ट नोटिफिकेशन, द लॉर्ड कमांडर आइवन वुड लाइक टू टॉक टू यू। क्वेस्ट गाइडेंस की मदद से जियांग फे कमांडर्स हॉल पहुंचा और उसने इवान से बात की। मेरे भाई, मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा था। इवान ने इतने दोस्ताना अंदाज में कहा जैसे वो अपने किसी करीबी दोस्त से बात कर रहा हो। लॉर्ड कमांडर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जियांग फे ने हॉल का जायजा लेते हुए पूछा। वहां एक मिड टियर ऑफिसर मौजूद था और बाकी के 2 जनरल्स वहां नहीं थे। तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो। मैंने तुम्हें जो पिछला मिशन दिया था वो एक बहुत बड़ी सक्सेस रहा। तुमने अपनी जबरदस्त एबिलिटी साबित कर दी है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक और मुश्किल काम है, इवान ने कहा। जैसी आपकी मर्जी, जियांग फे ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। कोई बेवकूफ ही होगा जो एक हाई लेवल क्वेस्ट को मना करेगा, खासतौर पर तब जब ये एक हिडन क्वेस्ट हो सकता हो। भले ही सेंट ऑफ द लाइट अब हमारे कब्जे में है, लेकिन दुश्मन बिना अपनी फॉर्मेशन बदले अभी भी हमला कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। हमने उन पर उतना गहरा असर नहीं डाला है। हमें कुछ और बड़ा चाहिए, कुछ ऐसा जो सच में इस जंग का रुख बदल सके, और यही तुम्हारी जरूरत पड़ती है, इवान ने कहा। डिंग! फ्रंटलाइन कमांडर इवान हैज एन एपिक टियर हिडन क्वेस्ट फॉर यू, मटीरियल्स फॉर वॉर। डू यू एक्सेप्ट इट? आपको जो भी चाहिए मैं उसे इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करूंगा, जियांग फे ने क्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए कहा। डिंग! क्वेस्ट अपडेटेड। क्वेस्ट नेम मटीरियल्स फॉर वॉर 1। क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, देयर विल बी अ फाइनल फाइट फॉर द डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस। As of now, the fortress requires 1,000 crossbows. In the southwest of the fortress, you can find a mutated sea serpent in the Sea of Purgatory. Its nerves would make the best bowstring. Quest reward, 11 million experience points, 850 gold coins. चलो चलें बेला। जियांग फे ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और इजाबेला के साथ हॉल से बाहर निकल गया। सच कहा जाए तो जियांग फे को क्वेस्ट का रिवॉर्ड कुछ खास पसंद नहीं आया था। कुछ 100 गोल्ड कॉइन्स उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थे। दूसरी तरफ 11 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक काफी बड़ा नंबर था। फिर भी 1000 कोई छोटा नंबर नहीं था, खासकर किसी कलेक्टिंग क्वेस्ट के लिए। फार्मिंग मटेरियल्स वाले क्वेस्ट सबसे बेकार होते थे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं था कि मारा गया हर मॉन्स्टर वो मटेरियल ड्रॉप करे जो उन्हें चाहिए था। कुल मिलाकर जियांग फे को इस एक क्वेस्ट में बहुत लंबा वक्त लगने वाला था। फिर भी जियांग फे खुश था। भले ही इस खास कलेक्टिंग क्वेस्ट का रिवॉर्ड अच्छा नहीं था, लेकिन वो जानता था कि इसके बाद उसके लिए और भी क्वेस्ट लाइन में लगे होंगे। जब तक वो इस एक क्वेस्ट लाइन से चिपका रहेगा, तब तक आखिर में मिलने वाला इनाम पक्का बहुत बड़ा होगा। कमांडर्स हॉल से बाहर निकलने के बाद जियांग फे ने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया और सीधे क्वेस्ट की लोकेशन की तरफ उड़ चला। उसे वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा। उड़ते हुए नीचे जंग की उस खौफनाक बर्बादी के अलावा देखने के लिए कुछ नहीं था। टूटे हुए घर, जले हुए फोर्ट्रेसेस, सड़ी हुई लाशें और हर तरफ फैली राख ही नजर आ रही थी। उफ, ये जगह मेरी देखी गई अब तक की किसी भी जगह से बहुत बुरी है, जियांग फे ने कहा। मेन सिटीज एक न्यूट्रल जोन है। वहां लंबे समय से शांति बनी हुई है, जहां तक किसी को याद भी नहीं होगा। लेकिन यही असली सच्चाई है। ये ग्रेट वॉर पिछले कुछ 1000 सालों से चल रही है। जहां भी जंग हुई है, वो जगह बस एक जली हुई जमीन में बदल गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ 4 मेन सिटीज ही इस तबाही से बची हुई हैं, इजाबेला ने कहा। जियांग फे के मुकाबले ऐसा लग रहा था कि इजाबेला को गेम की सेटिंग्स की ज्यादा बेहतर समझ है। 1 घंटे बाद जियांग फे सी ऑफ पर्गेटरी पहुंच गया। वहां कोई शिप्स नहीं थे। जाहिर सी बात थी, जियांग फे और इजाबेला सेल नहीं कर सकते थे। इसलिए वो वहीं खड़े रहकर समंदर को होराइजन तक फैला हुआ देखने लगे। म्यूटेटेड सी सर्पेंट कहाँ है? जियांग फे ने झुंझलाते हुए कहा, क्योंकि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहां देखो, इजाबेला ने एक खास डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हुए कहा। जियांग फे को एक छोटा सा आइलैंड दिखा जो उनकी जगह से ज्यादा दूर नहीं था। भले ही वो साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे वहां सांप जैसी कोई चीज रेंगती हुई समझ आ रही थी। इस आइलैंड का शेप काफी अजीब है। पक्का इसका म्यूटेटेड सी सर्पेंट से कोई लेना देना है, जियांग फे ने कहा। उसने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को बुलाया और पानी के ऊपर से उड़ चला। 2-3 मिनट बाद वो दोनों आइलैंड के ठीक ऊपर पहुंच गए। हाँ, यही जगह है। आसमान से वो आइलैंड का शेप साफ समझ सकता था। वो एक बड़ी सी दीवार से 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरी तरफ बीच के पास बहुत सारे म्यूटेटेड सी सर्पेंट्स उथले पानी में मजे से रेंग रहे थे। चलो, जियांग फे ने ड्रैगन की लगाम खींची और बीच पर उतर गया। भले ही पानी उथला था, लेकिन सी सर्पेंट्स को ओशन बींग्स माना जाता था। जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन एक लैंड और स्काई माउंट था। वो पानी के करीब बिल्कुल नहीं जा सकता था।
इसलिए जियांग फे ड्रैगन पर सवार होकर म्यूटेटेड सी सर्पेंट से फाइट नहीं कर सकता था। किस्मत ही खराब है कि ड्रैगन हमारा टैंक नहीं बन सकता, जियांग फे ने लंबी सांस लेते हुए कहा। ड्रैगन एक परफेक्ट टैंक था क्योंकि उसके डिफेंस और हेल्थ पॉइंट्स काफी हाई थे। अगर वो आगे खड़े होकर सारा डैमेज झेलता तो जियांग फे बिना पसीना बहाए किसी लेवल 70 के बॉस से आराम से लड़ सकता था। शुक्र है कि सी सर्पेंट्स लेवल 65 के एडवांस्ड एलीट टियर मॉन्स्टर्स थे। उन्हें मारना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो जियांग फे से 10 लेवल्स आगे नहीं थे। जब तक लेवल सप्रेशन सिस्टम उसके आड़े नहीं आता, जियांग फे लगभग किसी को भी मार सकता था। अब सिर्फ सांस लेने की प्रॉब्लम है। सी सर्पेंट्स पानी के अंदर हैं। अगर हम नीचे गए तो हवा के लिए ऊपर आने से पहले सिर्फ एक को ही मार पाएंगे। इसमें काफी टाइम लगने वाला है, जियांग फे ने कहा। तभी जियांग फे की नजर एक पीले नेम टैग वाले एनपीसी पर पड़ी। नाम सामने आते ही फौरन गायब हो गया। वो नाम लाल जंगल में सिर्फ पल भर के लिए चमका था। वहां कोई और मॉन्स्टर्स या एनपीसीएस नहीं दिख रहे थे। जियांग फे नीचे उतरा और उस लाल जंगल में चला गया। कुछ ही देर में जियांग फे ने उस एनपीसी को ढूंढ निकाला जिसे उसने अभी अभी देखा था। कावर्डली गुलू, फिशमैन एलीट लेवल 65, हेल्थ पॉइंट्स 120,000, अटैक पावर 6,500। नोट: जियांग फे ने जो देखा वो काफी मजेदार था। जब जियांग फे ने उस फिशमैन को देखा तो वो दो चट्टानों के बीच छुपने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वो इंसान के साइज का था, इसलिए वो एक छोटी वॉशिंग मशीन के साइज की दो चट्टानों के बीच छुपने में बुरी तरह नाकाम हो रहा था। चट्टानों के बीच का गैप बहुत कम था, इसलिए फिशमैन खुद को अंदर घुसाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसका पिछला हिस्सा ऊपर उठा हुआ था और पैर जमीन पर जोर लगा रहे थे। वो खुद को उस गैप में धकेलने की कोशिश कर रहा था, भले ही साफ दिख रहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जब जियांग फे और इजाबेला करीब पहुंचे तो वो छोटा फिशमैन पागलों की तरह दुआ मांग रहा था। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। गुलू टेस्टी नहीं है। गुलू को खाने से तुम्हारे पेट में दर्द होगा। गुलू में बहुत हड्डियां हैं। गुलू को चबाना बहुत मुश्किल है। ओए, जियांग फे ने उस छोटे फिशमैन को लात मारते हुए कहा। उसका इस फिशमैन पर अटैक करने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी इसकी कोई वजह नहीं थी। जियांग फे तो इस एनपीसी से बात करने आया था क्योंकि इसके नाम का रंग पीला था। हो सकता था कि ये उसे कोई क्वेस्ट दे दे। दूसरी तरफ वो इतना मजेदार था कि उसे मारा नहीं जा सकता था। क्या? मुझे मत खाओ, वो छोटा फिशमैन पहले से भी तेज आवाज में चिल्लाया। अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हारा सिर काटकर तुम्हारी बॉडी को सी सर्पेंट्स को खिला दूंगा। जियांग फे ने उसे एक और लात मारते हुए कहा। वाह, ठीक है, ठीक है, वो छोटा फिशमैन रोते हुए बोला। कावर्डली गुलू नाम इस एनपीसी पर बिल्कुल सूट करता था क्योंकि जोर से लात पड़ने के बाद गुलू तुरंत घूमकर जियांग फे की तरफ देखने लगा। तुम ये क्या कर रहे हो? जियांग फे ने पूछा। गुलू नाम के इस फिशमैन का सिर मछली जैसा था और नीचे का हिस्सा इंसान जैसा था, जिसके पूरे शरीर पर मछलियों वाले स्केल्स उगे हुए थे। उसके पैर किसी मेंढक के फिन जैसे थे। उसके हाथ इंसानों से छोटे और अजीब से थे। उसके हाथ में एक छोटी सी ब्लेड थी। भले ही वो एक लेवल 65 का एलीट टियर मॉन्स्टर था, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो एक मक्खी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वाह, लॉर्ड एक्सप्लोरर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस टाइडहंटर ट्राइब का एक पेट्रोल सोल्जर हूं, कावर्डली गुलू ने रोते हुए कहा। हैं? एक सोल्जर? तुम्हारे जैसा डरपोक फिशमैन एक सोल्जर कैसे हो सकता है? जियांग फे ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ओ महान एक्सप्लोरर, हम फिशमैन फाइटर्स नहीं हैं। हम भागकर ही जिंदा बचे हैं और वो काम हम सबसे अच्छे से करते हैं। हमारे सारे पेट्रोल मेंबर्स डरपोक हैं। जैसे ही हमें आसपास खतरे का एहसास होता है, हम वापस अपनी ट्राइब के पास भाग जाते हैं ताकि बाकी सबको भागने के लिए वार्न कर सकें, फिशमैन ने समझाते हुए कहा, क्योंकि अब वो जान गया था कि जियांग फे एक एक्सप्लोरर है और उससे कोई खतरा नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी ट्राइब यहीं कहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो टाइड सीकर ट्राइब के साथ हमारा एक मैच भी होने वाला है, गुलू ने कहा। क्या सच में? जियांग फे का इंटरेस्ट तुरंत जाग गया। वो सोचने लगा कि ये डरपोक प्रजाति आपस में कैसे लड़ती होगी। माय लॉर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं, सूरज डूबने ही वाला है। सूरज के होराइजन को छूते ही मैच शुरू हो जाएगा, गुलू ने कहा। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि जियांग फे उसे नहीं मारेगा। उसका डर गायब हो चुका था और वो बात करते करते खुशी से उछलने लगा था। समझ गया, जियांग फे ने कहा। उसे अचानक एक आइडिया आया। क्योंकि म्यूटेटेड सी सर्पेंट्स की नर्व्स इकट्ठा करने में काफी टाइम लगने वाला था, तो क्यों न थोड़ी देर रुककर इस मजेदार फाइट को ही देख लिया जाए। माय लॉर्ड, देखिए, देखिए, सूरज डूब रहा है। वो छोटा फिशमैन होराइजन की तरफ उंगली दिखाते हुए उछल पड़ा। जियांग फे ने घूमकर होराइजन पर डूबते सूरज को देखा। तभी लहरें तेज हो गईं और सैकड़ों फिशमैन समंदर से बाहर निकल आए, जिनके हाथों में छोटी तलवारें थीं। देखिए, देखिए, वो मेरी ट्राइब के वॉरियर हैं, गुलू ने खुशी से चिल्लाकर कहा। उसी पल एक और बड़ी लहर आई और बिल्कुल पहले वाले फिशमैन की तरह ही दूसरी ट्राइब भी वहां पहुंच गई। दोनों ट्राइब्स ने फौरन एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया।
व्हाट द हेल, ये सब तो एक जैसे दिख रहे हैं। तुम इनमें फर्क कैसे करते हो? जियांग फे ने उस फाइट को ध्यान से देखते हुए कहा। उसकी नज़र में वो दोनों ट्राइब्स बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। माय लॉर्ड, इनकी गर्दन को ध्यान से देखिए। टाइड हंटर ट्राइब के स्केल्स और गिल्स पर लाल धब्बे हैं। टाइड सीकर ट्राइब पर नीले धब्बे हैं, गुलू ने समझाया। जियांग फे ने आंखें छोटी करके ध्यान से देखा। डूबते सूरज की रोशनी के बिना ये फर्क पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। रंगों का ये फर्क इतना मामूली था कि इसे पकड़ने के लिए किसी एक्सपर्ट की ही जरूरत पड़ती।